आज हम जनवरी 2025 के जनवरी महीने के पूरे महीने का जो भी करंट अफेयर है उसके बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, खेल हो, दिवस हो, संगठन हो, रक्षा हो। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जनवरी महीने का है वो सभी हम लोग पढ़ेंगे, वो भी फुल डिस्कशन के साथ, पूरे विवरण के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। आपको मासिक पत्रिका खरीदने की जरूरत नहीं है, बस इसका रिवाइज करते रहिए, आपको सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। हाल ही में समान नागरिक संहिता, जिसको हम यूसीसी बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? देखिए, अगर यूसीसी की बात करें तो हमारे संविधान में भाग 4 में इसका वर्णन है, और अगर आर्टिकल या अनुच्छेद की बात करें तो ये 44 में है, जो नीति निर्देशक तत्व, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलते हैं, उसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत राज्य अपने अनुसार इसे फॉलो कर सकते हैं। तो पहला जो राज्य है वो कौन है? आपका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य ने यूसीसी को लागू किया है। अब यूसीसी में होता क्या है, जो भी कुछ बातें सामाजिक होती है वो सबके लिए बराबर होता है। जैसे विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाता है, तलाक के बाद जो एलुमनी होता है वो सभी धर्मों में समान हो जाता है, भरण पोषण का जो भी आपको नियमावली वो सबके लिए बराबर है। विरासत में जैसे कि अगर मान लीजिए कि पिता के संपत्ति में पुत्र पुत्री दोनों का बराबर का हक हो जाता है। बच्चे को गोद लेने में सबके लिए समान है। विवाह की जो उम्र है सबको बराबर हो जाती है। तो यूसीसी का मतलब होता है कि जो भी सामाजिक परिदृश्य है उसमें सबकी बराबर की भागीदारी के साथ समान नियम लागू हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन बन गया है? ठीक है, तो अगर हम पहले की अगर बात करें तो सबसे पहला पोजीशन आपका है ब्राजील का, और ये लगभग 150 साल से पहले पोजीशन पर है। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा है आपका वियतनाम, और तीसरा है कंबोडिया। ये 3 गो चीज आपको याद रखना होता है, कभी कभी पूछ देता है। दूसरा महत्वपूर्ण पूछता है, पहला तो पूछता ही है। अगर 7वें की बात का है तो 7वां पर कौन है? हमारा प्यारा भारत आया है। ठीक है, कॉफी उत्पादन में 7वां स्थान भारत का और पहला स्थान ब्राजील का। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है? देखिए, हाल ही के सर्वेक्षण में पाया गया है कि पहला अगर स्थान की बात करें तो चीन, दूसरा यूएसए, और जो पहले तीसरे स्थान पर जापान था उसके स्थान पर अब तीसरा स्थान पर क्या आ गया है? भारत। भारत आपका कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान, और चौथे स्थान पर जापान आ गया है। पहला स्थान चीन, फिर यूएसए, और फिर भारत तीसरे स्थान पर आया है। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली NRTNS की शुरुआत की है? ठीक है, देखिए, इसकी जो शुरुआत किया गया है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसमें सही ऑप्शन आपका है बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय। ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया? 11 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया। अगर इसका एम, अगर इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो ये अंतर्देशीय, कहने का मतलब देश के अंदर जो भी जहाज चलते हैं उसको सुरक्षित और कुशल संचालन के निर्वहन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा सुरंग 13 जनवरी 2025 को उद्घाटन के लिए निर्धारित, जो जम्मू और लद्दाख के बीच पहुंच में सुधार करता है? ठीक, तो एक सुरंग बनाई गई है जिसका नाम है जेड मोहर सुरंग। क्या नाम है? जेड मोहर सुरंग। इसकी लंबाई की बात करें तो 6.5 किलोमीटर है, और चौड़ाई की बात करें तो 7.5 मीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ये जोड़ता क्या है? कश्मीर का एक जगह है जिसका नाम है गगनमीर, और लद्दाख का एक जगह है जिसका नाम है सोनमर्ग, जिसका नाम है सोनमर्ग। इस दोनों को जोड़ता है, और ये सबसे पहले की ऊंचाई पर भी है। तो इसको समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 8650 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो जम्मू को, कश्मीर को लद्दाख से जोड़ती है, उसका नाम क्या है? जेड मोहर सुरंग। क्या नाम है? जेड मोहर सुरंग। अगला क्वेश्चन, मराठी भाषा को कौन सा दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो ये मराठी भाषा खासकर महाराष्ट्र में बोली जाती है, और उसे जो दर्जा दिया गया है वो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब शास्त्रीय के भाषा में क्या है उसके बारे में हम तथ्य को जानते हैं। शास्त्रीय भाषा होती क्या है कि जिसका ऐतिहासिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व हो, उसी को शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत रखा जाता है।
इसका वर्णन हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में है। किसमें है? 8वीं अनुसूची में है। अच्छा, दिया किसको इसको जाता है? जो भाषा लगभग 500 से 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए, इसकी भाषा को बोलने वाले और समझने वाले लोगों के द्वारा भाषा के प्राचीन साहित्य और लेखों को अमूल्य साहित्यिक धरों का मानना भी एक प्रकार का अनिवार्य, मतलब लोगों को विचार होना चाहिए कि बहुत पुरानी भाषा है। भाषा साहित्य अनोखी भी होनी चाहिए और किसी का उधार लिया हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक भाषा उर्दू का अगर हम लेते हैं तो उर्दू क्या है? हिंदी और अरबी का संयुक्त रूप है, जिसका जो लगभग 17वीं शताब्दी में बनी थी। इसको हम साहित्य भाषा नहीं मान सकते हैं, ठीक है। साहित्य भाषा में लिखा साहित्य, इसकी आधुनिकता संस्करण भाषा से अलग होनी चाहिए, इसमें नयापन नहीं होना चाहिए। कहने को जो पुरानी परंपरा चली आई उसी को अब तक फॉलो किया होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आगे है कि 2024 में भारत सरकार ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली इस 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था और अभी मराठी तो 6 हुआ। इससे पहले 2002 में ही इसकी शुरुआत की गई थी। उस समय तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया है? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य पहले क्या है? तो इसका उद्देश्य ये होता है कि राज्य में, किसी भी राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना और उसे ऐसे क्षेत्रों में उपलब्ध कराना जहां इसकी उपलब्धता नहीं है। और इसकी शुरुआत किया है किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा शुरुआत की गई? महाराष्ट्र के द्वारा। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का शुरुआत किया गया है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 1975-77 में जो आपातकाल लगा था, इसको इमरजेंसी हम लोग बोलते हैं, के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं की मंजूरी दी है, ठीक है। देखिए 1975-77 में जो इमरजेंसी लगाई थी, जिसके अनुसार बड़े बड़े नेताओं को अंदर जाना पड़ा था बिना किसी अपराध के, वो जो अभी तक है उनको पेंशन दिया जाएगा 20,000 रुपया पर मंथ, ठीक है। अच्छा, इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में, लेकिन उस समय पेंशन का जो था वो 500 रुपया पर मंथ था, जो बढ़ाकर कितना कर दिया है? 20,000। इसके साथ साथ जो स्वतंत्रता सेनानी 1947 से पहले का जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनको जो पेंशन मिला करता था, उनके पेंशन को डबल कर दिया, मतलब दोगुना कर दिया गया है। दोनों एक साथ हुआ है, ठीक है। तो उड़ीसा सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए व्यक्ति को कितना रुपया पेंशन देगी? 20,000 रुपया पेंशन देगी, ठीक है। इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में 8वें वेतन आयोग को लागू होने की संभावना है, मतलब ये कब से लागू होगी? सबसे पहले तो इसको अनाउंस किसने किया था? ये मंत्री है जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव जी। इन्होंने अनाउंस किया था कि लगभग 1 जनवरी 2026 से आपको 8वें वेतन आयोग लागू हो जाएगा, जिसमें न्यूनतम वेतन जो 18,000 है वो बढ़कर कहाँ से कितना हो जाएगा? 34,650 रुपया, ठीक है। अच्छा, इसकी बात किया जाए कि पहला वेतन आयोग कब लागू हुआ गया था, तो पहला वेतन आयोग लागू हुआ था 1946 में, ठीक है। और उसमें जो थे उनका नाम था श्रीनिवास वरदाचार्य। क्या नाम है? श्रीनिवास वरदाचार्य। और उस समय की अगर बात करें तो मिनिमम पेमेंट 55 रुपया और मैक्सिमम कितना था? 2,000 रुपया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप ने भारत की पहली उड़ने वाली टैक्सी का प्रोटोटाइप पेश किया है, जिसका नाम है, उसका नाम क्या है? ठीक है, देखिए ये जो पेश किया गया है वो किसके द्वारा पेश किया गया? याद रखिएगा, सरला एविएशन के द्वारा, ठीक है, सरला एविएशन। और उसके जो सीईओ है उनका नाम है निखिल कामत। उनका नाम क्या है? निखिल कामत, ठीक है, सरला एविएशन के द्वारा निखिल कामत। और उस जो प्रोटोटाइप पेश किया गया है उसका क्या नाम है? शून्य। क्या नाम है उसका? शून्य। जो उड़ने वाली टैक्सी जिसको बोलते हैं उसका नाम क्या है आपका? शून्य। अगला क्वेश्चन,
7 महाद्वीपों में प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला होने का गौरव किसने हासिल किया गया? देखिए, 7 महाद्वीप में जो सबसे ऊंची चोटी है, जैसे कि एशिया में हिमालय सबसे ऊंची चोटी है, तो ऐसे ऐसे 7 महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी है, उस पर चढ़ने वाले व्यक्ति का नाम है, लड़की का नाम है, उसका नाम है काम्या कार्तिकेयन। क्या नाम है उसका? काम्या कार्तिकेयन। आप देख सकते हैं काम्या कार्तिकेयन जी को। अगला क्वेश्चन, घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? ठीक है, जैसे कि हम एयरलाइन में फ्लाइट में जब हम ट्रेवल करते हैं तो वहाँ मोबाइल को पे बात करना और वाईफाई की सुविधा नहीं होती थी, तो ऐसे में एयर इंडिया जो है ये सुविधा पहली बार प्रदान की है। ठीक है, अच्छा, अब एयर इंडिया की बात करें तो शुरुआत कब हुई थी? 1932 ईस्वी में। किसके द्वारा? JRD टाटा के द्वारा शुरू हुआ था। ठीक है, 1953 में इसका नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब सरकार खरीद ली। ठीक है ना, और फिर से टाटा को दिया गया। कब दिया गया? 2022 में। फिर से टाटा को दे दिया गया 2022 में। अगला क्वेश्चन, वाद थराद किस राज्य का नया जिला बना है? ठीक है, वाद थराद की अगर हम बात करें तो, ठीक है, देखिए ये बना है आपका राज्य गुजरात का। गुजरात में नया राज्य बना है वाद थराद। अब वहाँ जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 34 हो गई है। ठीक है, 34 हो गई है। अच्छा, ये किससे अलग होकर बना है? एक जिला का नाम है बनशंखनाद। ठीक है, उसका नाम क्या है? बनशंखनाद। तो उससे टूट कर एक नया जिला बना है जिसका नाम है वाद थराद। अब गुजरात में टोटल राज्यों की संख्या, जिलों की संख्या क्या हो गई? 34 हो गई। अगर हम गुजरात राज्य की बात करें तो ये महाराष्ट्र से अलग होकर कब अलग हुई थी? 1 मई 1960 ईस्वी को। किससे अलग हुई थी? मुंबई स्टेट से अलग हुई थी। ठीक है, राजधानी क्या है? गांधीनगर। राजधानी इसका क्या है? गांधीनगर। अगर इसके हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का नाम है आचार्य देवव्रत। ठीक है, आचार्य देवव्रत। और सीएम की बात करें तो ये बीजेपी के लीडर है जिनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। क्या नाम है सीएम का? भूपेंद्र भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, 2025 को वर्ष सुधारों का वर्ष किस मंत्रालय ने घोषित किया है? ठीक है, देखिए 2025 का जो कुल वर्ष है उसको घोषित किया गया है किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, 2000 सुधार का वर्ष। सुधार का वर्ष कहने का मतलब ये है कि इसका जो मेन एम है वो सुरक्षा बलों में सुधार की बात कर रहा है। ठीक है, सुरक्षा जो हमारे बल है, सैन्य बल है, उसके बारे में बात कर रहा है। युद्ध में जो हथियार यूज हो रहे हैं उसको उन्नत करने की बात की जा रही है। ठीक है ना। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज, ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, किस राज्य में अनावरण किया गया? ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये अनावरण आपका किया गया है कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। किस में किया गया है? तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में क्या है कि एक छोर पर आपका कन्याकुमारी है और दूसरे छोर पर है तिरुवल्लुवर। ठीक है, तिरुवल्लुवर जी का जो मूर्ति है उनके बीच ये बनाया गया है। इसका लेंथ कितना है? 77 मीटर। कितना लेंथ है? 77 मीटर। अच्छा, तिरुवल्लुवर की अगर बात करें तो वहां पर तिरुवल्लुवर जी का एक मूर्ति प्रतिमा लगाई गई है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 133 फुट। 133 फुट का तिरुवल्लुवर जी का प्रतिमा लगाया गया है। ठीक है, तो कन्याकुमारी में जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वहां से तिरुवल्लुवर के बीच एक ये पुल बनाई गई है। ठीक है, ग्लास ब्रिज, और ये भारत की पहली ग्लास ब्रिज है। अगला क्वेश्चन, भारत में 2025 में किस नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, ये जो हवाई अड्डा देख रहे हैं ये कौन सा हवाई अड्डा है? ठीक है, तो इस हवाई अड्डे का नाम है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये किस जिला में आता है? ये गौतम बुद्ध नगर जिला में आता है। ठीक है, और राज्य का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिला में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है उसके भार को कम करने के लिए इसे बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ किया गया? ठीक है, तो इसका उद्घाटन आप देखिए ऑप्शन दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, मिजोरम, उड़ीसा और इनमें से कोई नहीं। तो
ये आपका पूर्वी भारत की अगर बात करें तो वो खोला कहाँ गया है? पश्चिम बंगाल। अच्छा, पश्चिम बंगाल के कौन सा जिला है? जिला का नाम है पुरुलिया जिला। ठीक है, ये पूर्वी भारत का पहला है, लेकिन ये भारत का छठा है, याद रखिएगा, ये भारत का छठा है ना। और इस जो पश्चिम बंगाल में खोला गया है उसका नाम क्या रखा गया है? सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल खगोलीय वेधशाला। क्या नाम रखा गया? सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम रखा गया? सत्येंद्र नाथ बोस जी के ये साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर रखा गया है खगोलीय वेधशाला का नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आर्कियोलॉजिकल का मतलब होता है कि जितने भी पुरातन सामान है उस जगह के उसको सुरक्षित रखने की अगर बात की गई है। ठीक है, तो वो कहाँ गया है? क्या आपका वडनगर। वडनगर कहाँ है? ये गुजरात में है। कहाँ है आपका? गुजरात के वडनगर में खोला गया है। ठीक है, इसमें वडनगर के 2500 साल पुरानी संस्कृति को समाहित किया गया है। ठीक है, वडनगर में 2500 साल पुरानी संस्कृति को समाहित किया गया और ये गुजरात में। अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है। ठीक है, ये कहाँ मिला है? ठीक है, देखिए ये पहली बार, ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं इसमें पहली बार दर्शाया गया है। इसमें हमारे शिव जी है, शिव के पास शक्ति मतलब जिसको बोलते हैं पार्वती जी, और उसके साथ नागा परंपरा को भी इसमें दर्शाया गया। ये पहली बार है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये 12वीं सेंचुरी की मूर्ति है। ठीक है ना। अच्छा, ये मिला आपको कहाँ है? ये आपको मिला है कर्नाटक का एक जिला है जिसका नाम है उडुपी। ठीक है, उडुपी जिला है। ठीक है, उडुपी जिला के कुंडापुरम ताजू में अंजरी गांव में नाम है, इसका नाम है अंजरी गांव, वहां पर ये मूर्ति मिली है। हाय क्वेश्चन। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका का स्थापना किया है? देखिए, महाभारत वाटिका का मतलब ये है कि जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है महाभारत से जुड़े उसका संरक्षण करना। ठीक है, और उसके साथ साथ जो प्रकृति है उसके पारिस्थितिकी जागरूकता को बढ़ाना है। तो ये आपको खोला गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक जिला है जिसका नाम है हल्द्वानी। ठीक है, तो हल्द्वानी में इसको खोला गया है। अगला क्वेश्चन। किस भारतीय अमेरिकी महिला ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की दूसरी महिला, जिसको सेकेंड लेडी बोलते हैं, के रूप में पद ग्रहण किए? ठीक है, मतलब वहां के उपराष्ट्रपति की बीवी जिसको हम बोल सकते हैं वो है, तो उनका नाम है उषा वेंस। ठीक है, उषा वेंस। देखिए 47वें राष्ट्रपति बने हैं जो डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। और उपराष्ट्रपति जो बने हैं वो है जेडी वेंस, जिनका नाम है जेडी वेंस, और इन्हीं की वाइफ है उषा वेंस। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारतीय मूल की है, जन्म इनका अमेरिका में हुआ है लेकिन भारतीय मूल का है। ठीक है ना। और एक किस पार्टी से? रिपब्लिकन पार्टी से। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? देखिए, अभी हाल ही में 2024 में यूएसए के प्रेसिडेंट चुनाव हुआ है जिसमें जीते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो इन्होंने ये डिसीजन लिया है पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने का। ठीक है, कौन सा देश है? अमेरिका, यूएसए। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि पेरिस जलवायु समझौता क्या है। कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है, या इसको दस्तावेज बोल सकते हैं। ठीक है, 2015 में पेरिस में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन, इसको COP21 में इसको अपनाया गया था। याद रखिएगा 2015 में पेरिस में। ठीक है, और ये समझौता 4 नवंबर 2016 से लागू हुआ था। हुआ क्या था 15 से, लेकिन लागू हुआ था 16 से। इसका उद्देश्य क्या था? कि जलवायु परिवर्तन को कम करने और प्रभावों को निपटने के लिए बनाया गया था। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? लगभग 196 पार्टियां, इसमें संघ भी आते हैं। इस समझौते के तहत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और अनुकूलन के लिए वित्तीय मदद देने का प्रावधान है। कहने का मतलब कि जिस देश में ये संभावना नहीं है कम करने का, वहां वित्तीय सहायता के साथ उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और इसका मकसद पूर्व औद्योगिक काल के मुकाबले वैश्विक तापमान को कम करने के लिए कम से कम कितना डिग्री कम करना होगा? 5 डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए एक समझौता अपनाया गया था। ठीक है, जिससे यूएसए अपने को बाहर कर लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
किस देश ने हाल ही में हमास के साथ गाजा पट्टी में संघर्ष विराम समझौते को मंजूरी दी है? ठीक है, देखिए गाजा पट्टी में दो व्यक्ति है, एक है इजराइल और दूसरा है फिलिस्तीन। ठीक है, फिलिस्तीन का एक जगह है गाजा पट्टी, इस दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, अच्छा ये युद्ध कब शुरू हुआ था? 31 मई 2024 को शुरू हुआ था। ठीक है, और कब इसको सीज फायर जिसको बोलते समझौते कब हुआ था? 15 जनवरी 2025 को। ठीक है, ये सीज फायर हुआ था। तो किसके बीच? इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। कहाँ पर युद्ध हो रहा था? गाजा पट्टी में। अगला क्वेश्चन, किस देश ने राष्ट्रपति को हाल ही में सफल महाभियोग के बाद गिरफ्तार कर लिया है? ठीक है, देखिए इस देश का नाम है, बहुत महत्वपूर्ण और चर्चा में रहा था क्योंकि ये विकसित देश है, इसका नाम है दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम है सियोल। यहाँ के एक राष्ट्रपति हुए थे जिसका नाम है यू सुक येल। क्या नाम है? यू सुक येल, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, यही यू सुक येल है। इन्होंने सैन्य व्यवस्था को अपने अंतर्गत लेने की कोशिश की थी। ठीक है, तो इस पर महाभियोग लगाया गया है। किस देश ने हाल ही में ईंधन टैंकर विस्फोट में 77 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है? ठीक है, देखिए एक टैंकर थी जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ठीक है, तो हुआ यूं कि नाइजीरिया, कौन सा देश है? नाइजीरिया। नाइजीरिया के लोग इससे पेट्रोल या डीजल जो भी कहे उसको कलेक्ट करने लगे थे। तो इसी दौरान जो वहाँ के स्थानीय लोग कलेक्ट कर रहे थे, टैंकर में विस्फोट हो गया है। दुर्घटना के बाद विस्फोट हुआ है जिसमें 140 प्लस लोगों की मृत्यु होने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज में बदलाव की घोषणा की है? ठीक है, देखिए उस देश का नाम है, अब झंडा देख रहे हैं कि पहले यहाँ पर यूनियन जैक का फोटो हुआ करता था। ठीक है, ऐसे यूनियन जैक रेड कलर का, जिसको हटाकर ये नया झंडा लगाया गया और ये किसके द्वारा हो गया है? न्यूजीलैंड के द्वारा। ठीक है, ये न्यूजीलैंड को कब अपनाया था? 1902 में जो पुराना झंडा था, और नया झंडा अपनाया गया है 2025 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 15 जनवरी 2025 को किस देश ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? देखिए टिकटॉक क्या है? एक इंस्टेंट वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, जिस पर लोग अपना डांस म्यूजिक का शॉर्ट्स डालते हैं, और ये शुरुआत हुआ था चीन में 2016 में, सितंबर 2016 में। भारत ने, अगर भारत की बात की तो भारत ने 2020 पर इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। अभी जो वर्तमान में प्रतिबंध लगाए हैं उनका नाम है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए। ठीक है, इससे पहले सैन्य व्यक्तियों के मोबाइल में इसको प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन 2025 में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होने के बाद इसको पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए एक कानून बनाया है? ठीक है, कि अब ये अनाउंस किया गया है कि अब देश में किसी को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये लगाया है कौन है? आपका जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे के पीएम ने ये अनाउंस किए हैं कि ये मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। जिम्बाब्वे के पीएम के नाम है एमरसन मनगांगवा। ठीक है, एमरसन मनगांगवा। अगर जिम्बाब्वे की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। और ये एक लैंड लॉक्ड है, सब अफ्रीकी देश है, और यहाँ के जो करेंसी है उनका नाम है जिम्बाब्वे जिंग्ड। ठीक है, और यूएस डॉलर भी चलता है। 1 जनवरी 2025 से किस देश ने नया पर्यटक कर लागू किया है? ठीक है, पर्यटक कर जिसको हम बोलते हैं, तो ये ट्रेवलर टैक्स है, तो ये लागू किया गया है रूस में। ठीक है, रूस ने एक टूरिज्म टैक्स लागू किया है जिसमें ये बताया गया है कि जब आप देश में आते हैं और होटल और अन्य चीज़ में जितना खर्च होता है उसका 1% आपको टैक्स लगेगा। ठीक है, और इसी को 2027 से बढ़ाकर 3% कर दिया जाएगा। कितना? आपका 3% कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? ठीक है, सौर ऊर्जा इसलिए न्यूज में होती है क्योंकि नवीकरणीय है, इससे प्रदूषण या अन्य चीजों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये आपको लगाया गया है किसके द्वारा? यूएई के द्वारा। ठीक है, कितना है? 3.2 मिलियन सोलर पैनल, मतलब 32 लाख सोलर पैनल लगाया गया है। ठीक है, और इसमें कम से कम 90,000 लोगों को विद्युत की सप्लाई दिया जा सकता है। ठीक है, 31 क्वेश्चन नंबर, दिसंबर 2024 में किस देश ने पहला कृत्रिम सूर्य रिएक्टर चलाया? ठीक है, इसको आर्टिफिशियल सूरज की बात कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल किसके द्वारा चलाया गया है? ये चाइना के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, और इसका मुख्य तथ्य क्या है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। चीन ने एक्सपेरिमेंट एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकमाक, जिसको ईस्ट के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत कृत्रिम सूर्य को बनाया गया। ठीक है, इसका मेन एम क्या था? परमाणु संलयन तकनीकी से बिजली उत्पन्न करना। ठीक है, परमाणु संलयन जिसको बोलते हैं, इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। चीन का दावा है कि कृत्रिम सूरज जो है असली सूरज से 7 गुना ज्यादा गर्म है। ठीक है, कितने गुना ज्यादा है? 7 गुना ज्यादा। कृत्रिम सूर्य ने से जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण को फायदा होगा। ठीक है, जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है वहां पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, बुर्का पहनने की अगर बात की जाए तो क्या पब्लिक प्लेस पर बुर्का नहीं पहन सकते हैं? तो वो देश कौन सा है? वो देश है आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, अच्छा, ये स्विट्जरलैंड 7वां देश है जिसने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। अच्छा, प्रतिबंध लगाने पर सजा के तौर पर क्या है? 1144 यूएस डॉलर आपको फाइन लगेगा, या भारतीय रुपया में कहे तो 98,000 रुपया आपको फाइन देना पड़ेगा। इसके अलावा कौन कौन सा देश है? इसके अलावा आपका एक बेल्जियम है, एक फ्रांस है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रिया है, नीदरलैंड है और बुल्गारिया है। ये 6 देश ऑलरेडी बुर्का पर बैन लगा चुके हैं। 7वां देश कौन सा है आपका? स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब यहाँ से आपको परियोजना के बारे में पता चलेगा। न्यूज, किस राज्य ने कौन कौन से परियोजना लागू किया है? ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना लागू किया गया? ठीक है, ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये आपको लागू किया गया है किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा। किसके द्वारा लागू किया गया? छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत भूमिहीन मजदूरों को सालाना कितना रुपया देना देगा? 10,000 रुपया सरकार उसे देगी। ठीक है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? देखिए, जितना भी आपका परियोजना है वो किसी न किसी सरकार के द्वारा शुरू की जाती है और जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये आपको किसके द्वारा शुरू किया गया है? वो आपको झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? झारखंड सरकार के द्वारा, जो सालाना कितना रुपया देंगे? 12,000। कहने का मतलब 1,000 रुपया पर मंथ उसको देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना, जो पुलिस सेना भर्ती प्रशिक्षण और हुनर योजना की शुरुआत की है? ठीक है, पार्थ योजना। देखिए, पार्थ का मतलब ये हर लेटर का, पी से आपका हो जाता है पुलिस, ए से आर्मी, आर से रिक्रूटमेंट, टी से ट्रेन और एस से होता है हुनर। तो पार्थ योजना की जो शुरुआत किया वो किसके द्वारा है? आपका मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? आपका मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री का नाम क्या है? डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है, डॉक्टर मोहन यादव। किनकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? ठीक है, भारत पोल पोर्टल के बारे में। तो देखिए, ये भारत पोल जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर, जो संयुक्त राष्ट्र का इंटरपोल है, उसी तरह भारत ने भी भारत पोल एक पोर्टल लॉन्च किया है। किसके द्वारा? वो अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है,
अब भारत पोर्टल क्या है? भारत पोर्टल किसके द्वारा? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा विकसित यह पोर्टल केंद्रीय राज्य एजेंसी को रियल टाइम जानकारी साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है। जैसे कि मान लीजिए कि देश में कोई संगठन गलत प्रक्रिया कर रहा है तो इंटरपोल जैसे विश्व स्तर पर काम करती है, तो भारत स्तर पर कौन सा काम करेगा? भारत पोल। ठीक है, अब भारत पोल कहाँ कहाँ काम करेगा? ये साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी जैसे बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रभावी रूप से समन्वित करता है। यह पोर्टल रेड नोटिस और अन्य इंटरपोल नीतियों से संबंधित कार्रवाई को तेज करेगा, जिससे क्षेत्रीय स्तर के पुलिस अधिकारी के लिए अपराधों से निपटना सरल हो जाएगा। ठीक है, मतलब भारत पोल देश स्तर पर ऐसा एक पोर्टल लॉन्च किया है जिससे हर राज्य में घटने वाली अव्यवस्था जैसे साइबर अपराध, मादक पदार्थ और मानव तस्करी को ढूंढने में सहायता करेगा। किस राज्य सरकार ने लड़की बहन योजना शुरू की है? ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत क्या दिया गया है कि 1500 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा। ठीक है, किसको? जिसकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। ठीक है, जिसकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। और ये किसके द्वारा है? आपका महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। किस संगठन ने हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए पेंशन ऑन व्हील सेवा शुरू की है? मतलब ऐसे बुजुर्ग जो बैंक नहीं पहुंच सकते हैं उसके लिए पेंशन ऑन व्हील शुरू किया गया है। वो किसके द्वारा है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। किसके द्वारा? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसको बोलते हैं EPFO। ठीक है, किस राज्य ने हाल ही में ग्रीन विलेज पहल शुरू की है? ग्रीन विलेज मतलब कि उस गांव में जो भी प्रक्रिया होगी प्रकृति पद्धति, जैसे कि खेती, आपको प्रकृति पुराने नीति से गोबर या इसको वर्मी कंपोस्ट आदि का प्रयोग कर केमिकल का कम प्रयोग करना। ठीक है, तो वो राज्य का नाम क्या है? आपका नागालैंड। नागालैंड का एक गांव है, सबसे पहला गांव जिसको भारत का पहला ग्रीन विलेज कहा गया, उसका नाम है कोनोमा। उसका नाम क्या है? कोनोमा है, जो भारत का पहला ग्रीन विलेज है। तो ग्रीन विलेज कहाँ शुरुआत की गई? नागालैंड से। हाल ही में भारत में किस राज्य ने नशा मुक्ति अभियान शुरुआत की है? ठीक है, देखिए भारत का एक राज्य है जिसका नाम है पंजाब, जो पाकिस्तान से सटे हैं, जहां पर ड्रग्स और नशे के आदी लोग ज़्यादा हो गए हैं। तो वहां से बच्चों को नशा मुक्त करने के लिए पंजाब सरकार ने नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 2025 में किस भारतीय राज्य ने हाल ही में महिलाओं के लिए सुरक्षा योजना शुरू किया गया है? ठीक है, किसका? सुरक्षा योजना। ठीक है, तो ये आपको शुरू किया गया किस राज्य के द्वारा? हरियाणा के द्वारा। किसके द्वारा? आपका हरियाणा के द्वारा। अब हरियाणा के द्वारा कौन कौन सा, और ये एक से ज़्यादा है, जैसे कि जो विधवा है उनके लिए पेंशन 2500 रुपया प्रति माह, मातृत्व अवकाश, जो डिलीवरी पेशेंट है उनको एक बार में 5000 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद जो लाडली बेटी योजना के अंतर्गत उसको साल में 2750 रुपया दिया जाएगा। और जो महिला मजदूर है उसकी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए साल में 5100 रुपया दिया जाएगा। ये 4 योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 2025 में किस भारतीय राज्य ने फूड बैंक योजना को लागू किया है? ठीक है, देखिए फूड बैंक योजना का मतलब ये है कि बहुत सारे पर्व त्योहार या सोसाइटी उत्सव में जो खाना अधिक बन जाता है उसको जरूरतमंद को देने के लिए इस तरह का फूड बैंक योजना लागू किया जाता है। और ये शुरुआत किसके द्वारा हुई है? राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, किस राज्य सरकार ने शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया है? ठीक है, शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना ये शुरू किया गया किसके द्वारा? आपका उड़ीसा के द्वारा। अब देखिए इसमें क्या है, उड़ीसा सरकार ने अनुसूचित जाति, जिसको हम ST बोलते हैं, कि छात्रों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शहीद माधव सिंह खर्चा योजना शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 9वीं क्लास और 11वीं में दाखिल लेने वाले ST छात्रों को 5000 रुपया एक मुश्त प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। ठीक है, जिससे कि वो स्कूल छोड़ने के दर को
कम कर ले, और उसकी वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, उसकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। सशक्त बेटी ई दृष्टि पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, तो सशक्त बेटी जो ई दृष्टि पहल है वो शुरू किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अब इसमें क्या क्या है, केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय के समर्पण समारोह में सशक्त बेटी और ई शिक्षा परियोजना का शुभारंभ किया। अब इसमें क्या है कि सशक्त बेटी परियोजना अनाथ और एकल अभिभावक छात्राओं को लैपटॉप प्रदान करने के सशक्त बनाती है। जैसे परिवार की आय 4 लाख से कम हो, जो अनाथ है, इनके माता पिता नहीं है, चाहे एकल अभिभावक छात्र है, ठीक है, उनके लिए ई दृष्टि परियोजना दृष्टिबाधित छात्राओं को टैबलेट प्रदान करके उनको सीखने और शोध क्षमताओं को बेहतर बनाने की सहायता करती है। ठीक है, ई दृष्टि जो दृष्टिहीन है और जो सशक्त बेटी है वो जो अनाथ और एकल अभिभावक छात्र है उसको प्रदान की जाएगी। रायसू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 रुपये की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? ठीक है, तो देखिए ये जो दिया जा रहा है, पहले जो 10,000 दिया जा रहा था अब 12,000 दिया जाएगा। वो किसके द्वारा? आपका तेलंगाना सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अब इसमें क्या है, ऐसे समझिए, इस योजना के तहत किसानों के शोक संतप्त परिवारों को 5 लाख रुपए की बीमित राशि दी जाएगी, मतलब उसकी बीमा किया जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, किसान की मृत्यु के बाद नामित व्यक्ति के खातों में जमा कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत ये जोड़ा गया है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार भारतीय जीवन बीमा जो LIC मतलब उनका इंश्योरेंस होगा, LIC में प्रीमियम कौन भुगतान करेगी? सरकार करेगी। इस योजना के तहत नामांकित व्यक्ति को दावा राशि के लिए किसी कार्यालय संपर्क नहीं होना पड़ेगा। और इस योजना के तहत किसान को कहाँ से उम्र होना चाहिए? 18 से 59 साल के बीच ही किसान की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, किसके द्वारा है? तेलंगाना के द्वारा। ठीक, तेलंगाना सरकार के द्वारा। गोवा सरकार ने महिलाओं के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? ठीक है, तो गोवा सरकार जहां बीजेपी की सरकार है, इस सरकार ने महिलाओं के लिए कौन सी योजना शुरू की है? बीमा सखी योजना। क्या नाम है? बीमा सखी योजना। और बीमा सखी योजना के अंतर्गत क्या है, इसमें 18 से 70 साल की उम्र के महिलाओं को शामिल किया गया है। महिलाओं को 10वीं पास होना जरूरी है, उसका सर्टिफिकेट लगेगा। पहले 3 सालों के लिए महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण और वजीफा दिया जाएगा। ट्रेनिंग लेने के बाद हर महीने 5,000 से 7,000 रुपये दिए जाएंगे उसकी योग्यता के अनुसार। पहले साल महिलाओं को 7,000, दूसरे साल 6,000 और तीसरे साल 5,000 रुपये मानक राशि दिए जाएंगे। मतलब 3 साल तक उनको विशेष सहायता राशि प्रशिक्षण के बाद दिया जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा मिशन नामक पहल शुरू किया गया? ठीक है, तो ये देखिए ये शुरू किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या कहा है कि 181 नंबर डायल पर आप अपनी शिकायत भी लिखा सकते हैं ऑनलाइन और उसका समाधान भी होगा। ठीक है, कौन सा नंबर है? 181। हाल ही में संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? ये आपका संचार साथी है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है संचार मंत्रालय किसके द्वारा? ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा। मध्य प्रदेश से सांसद है ज्योतिराज सिंधिया। और इसमें क्या है, इसके अंतर्गत क्या है कि मोबाइल पर ही फ्रॉड, साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल शिकायत की जा सकती है। ऐप से गुम हुए या चोरी हुए फ़ोन को ब्लॉक, ट्रैक और रिसीव भी कर सकते हैं। मतलब ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ है, ब्लॉक कर सकते हैं उस नंबर को, मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हैं। ऐप से फ़ोन की वैधता जांच सकते हैं। ये भी पता लगा सकते हैं कि आपके नाम पर कितने कनेक्शन लिए हुए हैं संचार साथी के द्वारा। ठीक है, और उस कनेक्शन को आप ब्लॉक भी कर सकते हैं ताकि आपके नाम का गलत उपयोग ना हो सके। ठीक है, इसके साथ साथ ऐप को AI से जुड़कर मामलों की शिकायत भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फ़ोन की जितनी दुश्वारियां है वो सभी शिकायत आप संचार साथी से कर सकते हैं। PM वाणी योजना किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? PM वाणी, देख सकते हैं कि गांव-गांव में फ्री इंटरनेट को ही PM वाणी योजना के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, और ये शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? दूरसंचार विभाग के द्वारा। किसके द्वारा?
दूरसंचार विभाग के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना के तहत वाईफाई सेवा प्रदान करेगी। इंटरनेट शुल्क को खुदरा ब्रॉडबैंड के दर से दोगुने करने की सिफारिश की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढांचा को बढ़ावा देना, छोटे उद्यमियों के लिए रोजगार बढ़ाना, वंचित शहर और ग्रामीण परिवारों को कम लागत वाला इंटरनेट प्रदान करना। ठीक है, मतलब सस्ता इंटरनेट और दूर दूर तक दिया जाएगा वाईफाई के थ्रू। अगला क्वेश्चन, भार्गवास्त्र सूक्ष्म मिसाइल प्रणाली किसके द्वारा विकसित किया गया है? भार्गवास्त्र। ठीक है, तो ये भार्गवास्त्र जो शुरू किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? इसके किया गया इकोनॉमिक एक्सप्लोरेसिव लिमिटेड, ये एक कंपनी है जिसके द्वारा शुरू किया गया है भार्गवास्त्र। ठीक है, अब ये है क्या? ये भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, जिसे ड्रोन के खतरों को मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया। कहने का मतलब बाहर से कोई ड्रोन अगर आपके देश में हमला करता है तो उससे ये सामना करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब भार्गवास्त्र क्या है? ये 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर छोटे उड़ने वाले मशीनों को पता लगा सकता है। ठीक है, इसे मोबाइल प्लेटफॉर्म पर तेजी से तैनात किया जा सकता है। कहने का मतलब ये पोर्टेबल है, जल्दी से इसको तैनात किया जा सकता है और ये 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लक्ष्य को भेज सकता है। कहने का मतलब इसका दुश्मन यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर हो तो भी वहां पर वो मार कर सकता है। अगला क्वेश्चन, झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? तो अभी हम लोग पढ़े भार्गवास्त्र, सेम क्वेश्चन है आपका। संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये संजय है। ठीक है ना, अब संजय कहाँ से लिया गया? महाभारत में युधिष्ठिर को जो कहानी सुनाते हैं उन्हीं का नाम संजय था और उन्हीं से यह नाम लिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? युद्ध क्षेत्र के पारदर्शिता बढ़ाना, निर्णय लेने वाली प्रणालियों की जानकारी प्रदान करना है। ठीक है, तो संजय है क्या? युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। संजय एक स्वचालित प्रणाली है। ठीक है, ऑटोमेटिक है। ये सभी जमीन और हवाई युद्ध क्षेत्र सेंसर पर जानकारी एकत्रित करता है। यह युद्ध क्षेत्र पारदर्शिता को बढ़ाएगा, एकीकृत वेब एप्लीकेशन के माध्यम से भविष्य युद्ध क्षेत्र को बदल देगा, जो कमांड और सेना मुख्यालय और भारतीय सेना को निर्णय लेने वाली प्रणाली को जानकारी प्रदान करेगा। मतलब ये भारतीय सेना के लिए भी है, ये वायुसेना के लिए, मतलब सभी कमांडो को ये सुरक्षा प्रदान करेगा या इसको सूचना जिसको बोल सकते हैं प्रदान करेगा। हाल ही में किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया गया? ठीक है, तो देखिए डेविल स्ट्राइक जो आयोजन किया गया है वो आयोजन किसके द्वारा किया गया है? भारत के द्वारा। भारत की वायुसेना नौसेना का कंबाइंड है डेविल स्ट्राइक। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, भारतीय सशस्त्र बल ने 16 से 19 जनवरी तक अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया गया, जिसमें सेना, भारतीय सेना, वायुसेना, शीर्ष हवाई सैनिक शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है? रसद को बेहतर बनाना और कठिन परिस्थितियों में सैनिकों को बनाए रखना। ठीक है, कहने का मतलब युद्ध की स्थिति होती है तो वहां पर सैनिकों को पहुंचाना, उसके खाना पीना को पहुंचाना, मिसाइलों को पहुंचाना, हथियार को व्यवस्था करवाना वहां पर। इस अभ्यास का उद्देश्य परिचालन तत्परता और अनुकूल क्षमता को बढ़ाना है। मतलब जिस क्षेत्र में जैसी व्यवस्था हो उसको बढ़ाना। टाइफून, ये काफी चर्चा में रहा है ये कि मिसाइल प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है? देखिए टाइफून जो है एक मिसाइल प्रणाली है जिसका टॉर्पीडो जिसको हम बोल सकते हैं। इसकी मारक क्षमता कम से कम 2500 किलोमीटर तक की है। ठीक है, और ये हवा और सतह दोनों पर चलाई जा सकती है। ये विकसित की गई है कहाँ पर? यूएसए के द्वारा, यूएसए के द्वारा विकसित की गई है। चर्चा में क्यों रहा है कि यूएसए ने फिलीपींस, जो हिंद महासागर में फिलीपींस देश में इसे तैनात किया है और किसके विरुद्ध तैनात किया है? चीन के विरुद्ध तैनात किया है। ठीक है, चीन से सामना करने के लिए फिलीपींस में टाइफून मिसाइल को यूएसए द्वारा निर्मित है उसको तैनात किया गया। ठीक है, तो ये चर्चा में रहा। भारत किस देश के साथ सूर्य किरण सैन्य अभ्यास आयोजित करता है?
ठीक है। तो सूर्य किरण किसके द्वारा अभ्यास कर रहा है, वो आपको नेपाल के द्वारा, किसके द्वारा, नेपाल, भारत और नेपाल के थल सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अब इसमें क्या है, भारत और नेपाल के बीच सालाना हर साल होने वाला सूर्य किरण का 18वां संस्करण 29 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक चलाया गया, ठीक है। और ये कहाँ था, नेपाल के साल झंडी में चलाया गया था। उद्देश्य जंगल युद्ध, पहाड़ों में आतंकवादी रोधी अभियान, आपदा प्रबंधन में सहयोग के लिए किया गया था, ठीक है। इस अभ्यास में दोनों देशों के सैनिकों के बीच आपदा राहत और मानवीय सहायता में सहयोग बढ़ाया गया। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय नौसेना जहाज बहुराष्ट्रीय अभ्यास लापेरोस के चौथे संस्करण में भाग ले रही है, ठीक है। तो ये नौसेना अभ्यास है, ठीक है। और इसमें भाग लेने वाले जहाज का नाम क्या है, INS मुंबई। याद रखिएगा, ये पूछने वाला सवाल है, INS मुंबई, ठीक है। इसका तथ्य के बारे में हम लोग जानते हैं कि स्वदेशी रूप से निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धध्वंस बोलते हैं INS मुंबई लापेरोस अभ्यास के चौथे संस्करण में भाग ले रही है। अच्छा, इसमें कौन कौन सा देश भाग ले रहा है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, UK है, US है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और कनाडा के 9 सैनिक भाग ले रहे हैं, ठीक है। इसकी जो स्थिति है वो क्या है, समुद्री स्थिति संबंधी जागरूकता, निगरानी, अवरोधन, हवाई संचालन, सूचना साझाकरण को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये 9 लापेरोस में इतने लोग भाग ले रहे हैं, इतने देश, ठीक है, जिसमें भारत का INS मुंबई जहाज युद्धवंशक ने भाग लिया था। भारत में कौन सा प्रमुख अंतरिक्ष मिशन जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भारत का 100वां अंतरिक्ष था, ठीक है। तो ये दिया गया किसके द्वारा, उन्नत नेविगेशन उपग्रह NVS के द्वारा, ठीक है। कौन सा उपग्रह है, NVS। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि यह प्रक्षेपण कहाँ से थे, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण स्थल कैमा मिशन था, ये 100वां मिशन था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी साबित हुआ है। लॉन्च कब किया गया, 29 जनवरी 2025 को। प्रक्षेपण यान किसके द्वारा, GSLV F-15 के द्वारा। कहाँ से किया गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया। अच्छा, पहला कब किया गया था, 10 अगस्त 1979 को प्रथम मिशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 से किया गया था, ठीक है। 2025 में भारत की पहली महिला अंतरिक्ष मिशन की कमान कौन संभालेगी, उनका नाम है प्रियंका बेंटी, ठीक है। क्या नाम है उनका, नासा के द्वारा 22 सदस्यीय है, जिनमें से नाम किनका है, प्रियंका बेंटी का। किस देश ने हाल ही में अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा है, ठीक है, पहले यात्री को। तो वो भेजा गया है किसके द्वारा है, वो भेजा गया UAE संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, ठीक है। उनका नाम क्या है, उनका नाम है हना अल मंसूरी। नाम क्या है, हना अल मंसूरी को भेजा, ठीक है, UAE को। किस परियोजना के तहत इसरो ने अंतरिक्ष में पौधों की खेती का प्रयोग किया है, ठीक है। मतलब पौधों की खेती, मतलब अंतरिक्ष में हम पौधा उगाएंगे, उसका जो किया गया है किसके अंतर्गत किया गया है, क्रॉप्स के अंतर्गत। नाम क्या है, क्रॉप्स। और क्रॉप्स क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्रॉप्स कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटर प्लांट स्टडीज, इसी को हम बोलते हैं क्रॉप्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ सकता है। अंतरिक्ष में पौधे उगाने का एक मिशन है, ठीक है। इसके तहत कब, 4 जनवरी 2025 को किसका उपजाया गया था, लोबिया का बीज अंतरिक्ष में उगाया गया था। किसके बीज, लोबिया का बीज। और 4 दिनों के भीतर यह बीज अंकुरित होने लगा था, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या था कि एक्सपेरिमेंट के तहत वैज्ञानिक जानना चाहते थे कि कम गुरुत्वाकर्षण में हम कैसे किसी बीज को उगा सकते हैं, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया गया था, एक्सपेरिमेंट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा किया गया था। अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो किसके तहत किया गया, वो किया गया था पोएम प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसको बोलते हैं PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, पोएम सौर पैनल्स होता है, Li लिथियम बैटरी होता है, नेविगेशन सिस्टम से लैस होता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रखना है कि किसके अंतर्गत रखा गया था, क्रॉप्स के अंतर्गत इसरो के द्वारा किया गया था, ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा।
हाल ही में अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना है? ठीक है, तो मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बना है, वो कौन सा बना है? आपका भारत। ठीक है, इससे पहले यूएसए कर चुका है, रशिया कर चुका है, चीन कर चुका है, चौथा देश कौन सा बना है? आपका भारत। ठीक है, मानव रहित विमान जिसको में अननेम्ड अराइवल व्हीकल या ड्रोन एक प्रकार का विमान होता है जिसे सैन्य अभियानों में शत्रु क्षेत्र के टोह लेने और आवश्यकता पड़ने पर आक्रमण करने के लिए उपयोग में लाया जा सके, मतलब युद्ध क्षेत्र की अगर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हाल ही में भारत की पहली निजी कंपनी कौन सी बनी है जिसके पास अपना स्वयं का उपग्रह समूह है? जैसे कि यूएसए के पास स्पेस एक्स है, उसी तरह भारत के पास कौन सा बन गया? पहला पिक्सेल। क्या बना है? पिक्सेल। और पिक्सेल के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सेल 14 जनवरी 2025 को स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा फायरफ्लाई नाम क्या है? फायरफ्लाई नामक अपना वाणिज्यिक उपग्रह तारामंडल प्रक्षेपण करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है। नाम क्या है? फायरफ्लाई। ठीक है, पिक्सेल और दिगंत तारा के दोनों उपग्रह को एलन मस्क कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? एलन मस्क के कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। उपग्रहों को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से फाल्कन 9 रॉकेट पर स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 राइस राइडर मिशन द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कौन सा कंपनी है? पिक्सेल। ठीक है ना, भारत की कौन कंपनी है? पिक्सेल। और जो वाणिज्यिक उपग्रह छोड़ा गया उसका नाम क्या है? फायरफ्लाई। क्या नाम है? फायरफ्लाई। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति, अब जो अगला न्यूज है वो अब नियुक्ति से रिलेटेड है। केंद्रीय कैबिनेट नियुक्ति समिति ने इसरो के नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष मिशन का सचिव किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वी नारायणन। कौन सा होगा? वी नारायणन को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? वी नारायणन को। इसरो के बारे में कुछ जान लेते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसका फुल नाम है और ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। मुख्यालय बेंगलुरु में है, राज्य है कर्नाटक। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। ठीक है ना। इसरो विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी के जरिए अंतरिक्ष से जुड़े काम करता है। इसरो अंतरिक्ष में जुड़े कई वैज्ञानिक मिशन चलाता है जैसे चंद्रयान 1, मंगल कथित मिशन, एस्ट्रोजेट वगैरह। इसरो ने 16 फरवरी 2025 को 2 स्पेस एक्स उपग्रह SDX-1 और 2 को डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी की, जो इसरो का 100वां उपग्रह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय पुस्तकालय सोसाइटी के कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जिसको PM संग्रहालय भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको नियुक्त किया गया है निपेंद्र मिश्र। ठीक है, ये PM के पूर्व सचिव भी रहे हैं। ठीक है, PM के पूर्व सचिव भी रहे हैं निपेंद्र मिश्र। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते, महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष है। अध्यक्ष हो गए प्रधानमंत्री खुद और उपाध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रधानमंत्री संग्रहालय पुस्तकालय सोसाइटी की अपना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1966 को नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय के प्रबंधन के लिए की गई थी। ठीक है, जिसे अब प्रधानमंत्री संग्रहालय पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है। पहले इनका नाम नेहरू स्मारक संग्रहालय था, अब इसका नाम हो गया प्रधानमंत्री संग्रहालय। इसी ऐतिहासिक में 3 मूर्ति परिसर भी है जो काफी महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है। यह भारत के सेनापति का निवास स्थल था। पहल ये निवास स्थल था पहले सेनापति का, मतलब राष्ट्र के जो सेनापति होते हैं। 48 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक निवास बन गया और उनके मृत्यु तक ऐसा ही बना रहा। 64 में मृत्यु के बाद भारत सरकार ने स्थान को जवाहरलाल नेहरू को समर्पित संग्रहालय में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। नवंबर 64 में राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने 3 मूर्ति भवन में नेहरू स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री संग्रहालय पुस्तकालय के केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित होती है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। कब खोला गया था? महत्वपूर्ण है 1 अप्रैल 1966 को। ठीक है,
निजामाबाद स्थित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, जो निजामाबाद में है? तो ये निजामाबाद तेलंगाना में पड़ता है और ये क्या नाम है, पल्ले गंगा रेड्डी, इनका नाम है पल्ले गंगा रेड्डी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है, किसे नियुक्त किया गया? विपुल कुमार को, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? देखिए, आरिफ मोहम्मद खान इससे केरल के राज्यपाल हुआ करते थे, अब वो कहाँ के राज्यपाल है? बिहार के राज्यपाल है। कहाँ के राज्यपाल है? बिहार के राज्यपाल। तो राज्यपाल की ओर से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि राज्यपाल किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। और इसकी भूमिका की बात कर रहे हैं कि ये संघ और राज्य के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। ठीक है, राज्यपाल राज्य के कार्यपालक शक्ति का इस्तेमाल संविधान के मुताबिक कर सकते हैं और राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर बने रहते हैं। वैसे कहा जाए तो इसकी अवधि 5 साल की होती है। ये राज्य के सभी विद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। ठीक है, राज्यपाल को अपने कामों की मदद के लिए किसका गठन करते हैं? मंत्रिपरिषद के, और मंत्रिपरिषद के हेड को क्या बोलते हैं? सीएम, मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। राज्यपाल को संसद या विधि तय किए गए भत्ते का विशेष अधिकार मिलता है। राज्यपाल किसी अपराध की सजा को माफ कर सकता है, टाल सकता है, रोक सकता है या कम कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153, याद रखिएगा, 153 में हर राज्य का अपना राज्यपाल होता है। हाल ही में किसे भारत के नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो न्यू चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया, नाम क्या है? जस्टिस BR गवई। ठीक है, और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 145 के अंतर्गत। और ये भारत के कैमे मुख्य जस्टिस है? ये 52वें मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, UIDAI जिसको आधार कार्ड हम बोलते हैं, कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? देखिए, UIDAI शुरुआत कब हुई थी? 12 जुलाई 2016 को शुरुआत हुआ था। ठीक है, कब शुरुआत हुई थी? 12 जुलाई 2016 को शुरुआत हुई थी। तो किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है भुवनेश कुमार को। किनको नियुक्त किया गया है? भुवनेश कुमार को। ठीक है, आगे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का अगला अंतरिम सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये है कौन सा? देवजीत सैकिया, याद रखिएगा, देवजीत सैकिया। AFI एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, नवगठित एथलेटिक आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये नियुक्त किया गया है किसको? अंजू बॉबी जॉर्ज को। किसे नियुक्त किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को। अच्छा, ये AFI का गठन कब हुआ था? ये 1946 को गठन हुआ था। हेडक्वार्टर क्या है? हेडक्वार्टर आपका दिल्ली है। ठीक है, AFI जो उपाध्यक्ष दिखे हैं अंजू बॉबी जॉर्ज, कह रहा है कि इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वो उपाध्यक्ष थी, अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अध्यक्ष नियुक्त किया गया बहादुर सिंह साहू को। किसे नियुक्त किया गया? बहादुर सिंह साहू को। मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में किसने पदभार संभाला है? देखिए, अभी हम बिहार के राज्यपाल को देखे हैं, तो ये बिहार के राज्यपाल कौन बने हैं आपको? आरिफ मोहम्मद खान। और अगर मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं? अजय कुमार भल्ला। कौन बने हैं? अजय कुमार भल्ला बने हैं। ठीक है, जनरल BKC जो पूर्व आर्मी चीफ भी थे और केंद्र में मंत्री भी थे, किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं? देखिए, ये नियुक्त हुए हैं मिजोरम के राज्यपाल, और ये मिजोरम के 25वें राज्यपाल बने हैं। ठीक है, मिजोरम के कैमे राज्यपाल बने हैं? 25वें राज्यपाल बने हैं। ठीक है, हाल ही में किसे पेप्सिको इंडिया, जो इंडिया में पेप्सी का जो भी वो कार्यभार है, उनका मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो वो आपको नियुक्त किया गया है जागृत कोटेचा को। किसे नियुक्त किया गया है? जागृत कोटेचा को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसे नियुक्त किया गया?
तो ये नियुक्त किसे किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जो कितने हैं 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे, जो 4 साल के अंतराल के बाद व्हाइट हाउस में उसकी वापसी का प्रतीक है। अच्छा, इससे पहले वह 45वें राष्ट्रपति का भी कार्यकाल संभाल चुके हैं 2016 से 2020 तक। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि ये कैमे राष्ट्रपति है, तो 47वें, और किस पार्टी से है? तो ये रिपब्लिकन पार्टी से है। किस पार्टी से है? रिपब्लिकन पार्टी से है। तो राष्ट्रपति हो गया डोनाल्ड ट्रंप, और उपराष्ट्रपति इन्हीं के साथ बने हैं जेडी वेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है, जेडी वेंस उपराष्ट्रपति, और राष्ट्रपति कौन बने हैं? आपका डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में अपने राष्ट्रपति चुनाव में पहली महिला नेता को चुना है? ठीक है, तो उस देश का नाम है, और उस देश का न्यूज इसलिए है कि वहाँ के एक राष्ट्रपति थे, उन पर महाभियोग लगाया गया है। ठीक है, तो उसके जगह पर दक्षिण कोरिया में एक नए महिला नेता को सपोर्ट किया गया है। उनका नाम है पार्क ग्यून हो। उनका नाम क्या है? पार्क ग्यून होम। ये दक्षिण कोरिया की बात कर रहे हैं। अगर दक्षिण कोरिया की अगर बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? सियोल, और इसकी करेंसी का नाम क्या है? वॉन। ठीक है, दक्षिण कोरियाई वॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने नए प्रधानमंत्री के रूप में एक युवा नेता को नियुक्त किया है? ठीक है, उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड के नए नेता बने हैं, उसका नाम है क्रिस्टोफर मार्क। ठीक है, क्रिस्टोफर मार्क यहाँ के नए पीएम बने हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी राजधानी का, तो न्यूयॉर्क की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। न्यूयॉर्क की राजधानी वेलिंगटन है। ठीक है, और इसके जो पैसा है, करेंसी है, उसका नाम क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। क्या नाम है? न्यूजीलैंड डॉलर। ये न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, जोसेफ ऑन किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? ठीक है, देखिए जोसेफ ऑन भी है, ये पूर्व सैन्य अध्यक्ष है। ठीक है, ये पूर्व सेना के अध्यक्ष थे, और इसको चुना गया है कहाँ के राष्ट्रपति? लेबनान के। अगर लेबनान की बात करें तो लेबनान की राजधानी का नाम क्या है? बेरूत, और वहाँ पर क्या चलता है? लेबनानी पाउंड चलता है, वहाँ लेबनानी पाउंड करेंसी चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री इल्जा अमादो वाज, नाम है इल्जा अमादो वाज, जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की है, किस देश से संबंधित है? याद रखिएगा, उसका नाम है, उस देश का नाम है साओ टोम एंड प्रिंसेस। ठीक है, ये नाम कभी कभी आती है क्योंकि ये एक आइसलैंड है। ठीक है ना, ये एक द्वीप है। इसकी राजधानी की अगर बात करें तो इसकी राजधानी का नाम है साओ टोम। राजधानी का नाम ही है साओ टोम, और इसकी करेंसी जो चलती है उसका नाम क्या है? डोबरा। ये काफ़ी छोटा द्वीप है, क्योंकि इसका एरिया की अगर बात करें तो इसका 964 स्क्वायर किलोमीटर, मात्र 964 स्क्वायर किलोमीटर, भारत के एक नॉर्मल जिले के बराबर। और अगर इसका पॉपुलेशन की बात करें तो 2.2 लाख के आसपास, 2.25 लाख है। हाल ही में नवाफ सलाम को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, अभी राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़े थे, वहीं के प्रधानमंत्री को भी नियुक्त किया गया है नवाफ सलाम। उस देश का नाम है लेबनान। लेबनान की राजधानी हम बेरूत पढ़े हैं, और उसका जो करेंसी पढ़े हैं लेबनानी पाउंड। ये आपसे पूछता है। वेनेजुएला जो दक्षिणी अमेरिकी देश है, तीसरी बार राष्ट्रपति पद का शपथ किसने लिया है? ठीक है, तीसरी बार राष्ट्रपति का शपथ लिए हैं, तो उनका नाम क्या है? निकोलस मादुरो से। बहुत महत्वपूर्ण है निकोलस मादुरो। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यूएसए से इसकी संघर्ष या इसको वाद विवाद के बीच में इस चर्चा में आया है वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला का अगर राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी है कराकस। ठीक है, और इसका करेंसी की बात करें तो करेंसी का नाम है इसका बोलीवियर, वेनेजुएलाई बोलीवियर। ठीक है, वेनेजुएलाई बोलीवियर। ठीक है, तो इसके प्रधानमंत्री जो भी राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है? निकोलस मादुरो, राजधानी कराकस, और जो इसके करेंसी है वेनेजुएलाई बोलीवियर। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा देश जनवरी 2025 में आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्रिक्स, है काफ़ी चर्चा में रहता है।
तो ब्रिक्स में शामिल होने वाले देश का नाम क्या है? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया पूर्ण सदस्य बना है। अब ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रिक्स का मतलब क्या है? ये 5 देश जो शुरुआत में इसके मेंबर रहे हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका जिसको बोलते हैं। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, पहले इसका नाम ब्रिक था, BRIC। ये साउथ अफ्रीका 2 साल बाद बने हैं। हेडक्वार्टर चीन के संघाई में है। ब्रिक्स नेताओं का शिखर सम्मेलन 2022-24 में रूस के द्वारा किया गया, वहीं पर रूस के द्वारा किया गया। और 2025 में कहाँ पर होगा? ब्राजील में होगा। ठीक है, अगर नए सदस्य की बात करें तो सबसे लेटेस्ट सदस्य कौन है? इंडोनेशिया। इससे पहले भी पूर्ण सदस्यता ली है किसने? मिस्र, इथोपिया, ईरान और UAE इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, तो नए सदस्य कौन बने हैं? इंडोनेशिया। इससे पहले 2022-24 में कौन सा? रूस के द्वारा इसका सम्मेलन आयोजित किया गया था। 2025 में कौन सा? ब्राजील करेगा। अब यहाँ पर देखिए पूछता भी है कि 2025 के G20 सदस्यों किस देश ने ग्रहण किए। ठीक है, तो ये किसके द्वारा की गई है? ये ब्राजील के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई? ब्राजील के द्वारा। ब्रिक्स का भी ब्राजील में, G20 की अध्यक्षता भी ब्राजील के द्वारा। अगर इसकी अगर हम बात करें तो G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। और किस स्थिति में हुई थी? 1999 में एशिया संकट के दौर के समय G20 विश्व के जो टॉप 20 देश है उसके द्वारा एक ग्रुप बनाया गया था। ठीक है, 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में होगा? बाल कांग्रेस के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? भोपाल में। राष्ट्रीय बाल विज्ञान भोपाल में आयोजन किया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसका आयोजन 3 से 6 जनवरी 25 में भारत और खाड़ी देशों के बहरीन, UAE, कुवैत, ओमान और सऊदी अरब के 700 से अधिक बाल वैज्ञानिक, शिक्षक और सलाहकार शामिल होंगे। ठीक है, कार्यक्रम का विषय पूछता है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्रों को समझना। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को वैज्ञानिक सोच विकसित करने और नवाचार के माध्यम से सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित किया गया। तो कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था 3 से 6 जनवरी के बीच। ठीक है, किस देश ने 2025 के लिए ग्रीन वर्ल्ड समिट का आयोजन किया? ठीक है, ग्रीन वर्ल्ड समिट के आयोजन के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ये आयोजित किसके द्वारा किया गया है? दक्षिण कोरिया के द्वारा। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है आपका? सियोल। ये बार बार राजधानी हम इसलिए बोल रहे हैं कि एग्जाम में एक राज्य की राजधानी और प्लस उसके करेंसी, इसके करेंसी का नाम क्या है? वॉन। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर रहा? देखिए, प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो आयोजित हुआ था वो 8 से 10 जनवरी के बीच हुआ था। और ये आयोजन कहाँ हुआ था? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। कहाँ हुआ था? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? देखिए, थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव की शुरुआत 2022 में हुई थी और इस बार वो कहाँ? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, कोलकाता में। कौन सा देश राष्ट्रमंडल देशों के सांसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? देखिए, राष्ट्रमंडल देश वो होते हैं जहां पर कभी ब्रिटिश ने शासन किया था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? देखिए, ओलंपिक अनुसंधान की अगर बात करें तो 2036 में भारत में ओलंपिक आयोजित होने के लिए जो जो कदम उठाया गया उसके अंतर्गत ये भी एक आता है। ठीक है, तो वो किसके द्वारा किया गया है? गुजरात के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी कर रहा है जिसमें टिकाऊ खेल बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 27 से 30 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में।
अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025 में कितने मूल्य के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? दावोस में एक आयोजन किया जा रहा है विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, तो उसके लिए महाराष्ट्र ने कितने का समझौता किया है? 6.25 लाख करोड़ का, ठीक है। इसमें भाग कौन लिए थे? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं दावोस में कि विश्व आर्थिक मंच एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। इसकी स्थापना 1971 में क्लॉस श्वाब के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? क्लॉस श्वाब के द्वारा की गई थी। मुख्यालय का जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसका काम क्या है कि यह संगठन वैश्विक, क्षेत्रीय, औद्योगिक मुद्दों पर चर्चा के लिए राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र के नेताओं का एक मंच प्रदान करता है। WEF स्विट्जरलैंड के दावोस में सालाना बैठक आयोजित करता है, मतलब प्रत्येक साल दावोस में ही होता है। इसमें दुनिया भर के राजनीतिक नेता, कारोबारी, अर्थशास्त्री, मशहूर हस्ती और पत्रकार शामिल होते हैं, ठीक है। यहीं पर समझौते भी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? ठीक है, तो ये नया अध्यक्ष चुना गया फ्रैंक लेसियस को। किसके द्वारा? फ्रांस लेसियस को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, नाम क्या है? फ्रैंक लेसियस का। खो खो विश्व कप 2025 का मेजबान कौन सा शहर है? देखिए, ये खो खो है, ये अब तक का पहला वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, ठीक है। और इसके मेजबान देश के अगर नाम करें तो इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। अब खो खो खेल के बारे में अब थोड़ा सा जान लीजिए कि खो खो खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र के पुणे के जिम खाना में, एक जगह है महाराष्ट्र के पुणे के जिम खाना में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका जो बेसिक नेम है, इसको राठेड़ा भी बोलते हैं, राठेड़ा के नाम से भी जाना जाता है। पहला विश्व कप 13 जनवरी 2025 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में शुरू हो जा रही है, ठीक है। खो खो महासंघ के अध्यक्ष का नाम क्या है? सुधांशु मित्तल। नाम क्या है? सुधांशु मित्तल। प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से 9 एक मैच के दौरान उतरते हैं और 3 रेस्ट में होते हैं। टूर्नामेंट में 20 देशों के पुरुष टीम और 19 देशों के महिला टीम शामिल हो रही है, जिन्हें 4 समूह में विभाजित किया गया। भारत के पुरुष टीम का नेतृत्व प्रतीक वायवर कर रहे हैं और महिला टीम का नेतृत्व प्रियंका इंगले कर रहे हैं। पुरुष टीम के कौन से कप्तान हो गए? प्रतीक वायकर, और महिला टीम के प्रियंका इंगले, ठीक है। तो पहला वर्ल्ड कप है जो भारत में ही हो रहा है खो खो को, जिसको राठेड़ा के नाम से भी जानते हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन, जिसको विंटर बोलते हैं, 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम का जो आयोजन किया जा रहा है, खासकर नॉर्थ ईस्ट एरिया में ही किया जाता है। तो वो किया कहाँ जा रहा है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया जा रहा है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, ठीक है, 23 जनवरी को लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का उद्घाटन करेंगे, ठीक है। इसमें 19 टीमें भाग लेगी, जिसमें आइस हॉकी और स्केटिंग प्रतियोगिता शामिल है। 2 चरणों में इसका होगा। पहला चरण तो आपको हो जाएगा 23 जनवरी से, दूसरा 22 से 25 फरवरी जम्मू और कश्मीर में होगा, ठीक है। लद्दाख दूसरी बार इसका मेजबानी कर रहा है, जिसमें 428 एथलीट सहित 594 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के मशाल को क्या नाम दिया गया है? ठीक है, देखिए, ये जो 38वां राष्ट्रीय खेल हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? उत्तराखंड में हो रहा है। और उसके मशाल का जो नाम दिया गया है क्या है? तेजस्विनी, ठीक है ना। अब ये तेजस्विनी जो ये मशाल है, ये देश के प्रत्येक राज्य में जाएंगे और राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड में हो रहे उसके प्रचार प्रसार की अगुवाई करेगी, ठीक है। हाल ही में किसने अगले 5 वर्षों के लिए IPL के टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल किया है? जैसे कि जब शुरुआत हुई थी 2008 में, उस समय टाइटल स्पॉन्सर DLF थे, उसके बाद वीवो, अब जो है वो कौन है आपका? टाटा ग्रुप इसका टाइटल स्पॉन्सिबल 2029 तक है। कहाँ तक है? 2029 तक है, 25 से लेकर 29 तक है। टीम इंडिया के नए बैटिंग कोच कौन होंगे? देखिए, टीम इंडिया के अगर पूर्णतः कोच की अगर बात करें तो वो कौन है?
गौतम गंभीर। और बैटिंग कोच की बात करें तो वो कौन है? सितांशु कोटक। कौन सा है? सितांशु कोटक। किस क्रिकेट टीम ने 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी। तो ये ट्रॉफी किसने जीता है? आपको कर्नाटक के द्वारा ये जीता गया है। अच्छा, विजय हजारे की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। वनडे में 4000 रन का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ठीक है, तो दूसरी महिला क्रिकेटर जो बनी है उसका नाम क्या है? स्मृति मंधाना। ठीक है, स्मृति मंधाना। और ये कहाँ की है? ये भारत की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? ठीक है, फर्स्ट टेस्ट रैंकिंग में वो कौन है? जसप्रीत बुमराह। ये भारत के ही हैं, जसप्रीत बुमराह एक गेंदबाज है। किस भारतीय खिलाड़ी ने जनवरी 2025 में क्रिकेट के वनडे में 10,000 रन पूरे किए हैं? अच्छा, भारत में अगर विश्व में अगर सबसे पहला स्थान है तो वो है सचिन तेंदुलकर का, जिन्होंने 18,426 रन बनाए हैं। ठीक है। अगर हम बात करें विराट कोहली, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा विराट कोहली। सबसे पहले तो सचिन तेंदुलकर, उसके बाद विराट कोहली का स्थान है, उसके बाद सौरव गांगुली है, रोहित शर्मा है, महेंद्र सिंह धोनी है। तो इतने लोगों ने वनडे में कितने रन बनाए? 10,000 रन पूरा किए हैं। ठीक है। बांग्लादेश के किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ठीक है, संन्यास लेने की घोषणा है। उसका नाम क्या है? साकिब अल हसन। क्या नाम है? साकिब अल हसन। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ठीक है। देखिए, अगर शतरंज की बात करें तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो आपका है लुसाने में। कहाँ पर है? लुसाने कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। तो इस बार जो मेजबानी मिली है शतरंज विश्व कप का, वो किसमें मिली है? भारत को। और भारत में कब इसका आयोजन किया जाएगा? 31 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। और कहाँ होगा इसका आयोजन? भारत में होगा। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जो इससे पहले हम देखे हैं ये आपका फिडे है, और ये क्या है? विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप। इसका आयोजन आपको किया जाएगा यूएसए के न्यूयॉर्क में। कहाँ किया जाएगा? यूएसए से न्यूयॉर्क में। कहाँ, कब इसका आयोजन किया गया है? 30 से लेकर 31 दिसंबर 2024 में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। चलिए, और ये पहली बार है जब टाई ब्रेकर हुआ है, जिसमें दो खिलाड़ी मार्कसन कार्लसन और नियोन नियाची, दो व्यक्ति है, नियोन नियाची, दोनों ने पहला स्थान हासिल किया। हाल ही में भारत का शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बना है? ठीक है, ये सबसे कम उम्र का, विश्व का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर भी बना है, चैंपियन भी बना है। ठीक है ना। विश्वनाथन आनंद के बाद इन्हीं का स्थान है। इनका नाम क्या है? डी गुकेश। क्या नाम है? डी गुकेश। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? ठीक है। देखिए, इसकी शुरुआत जो हुई थी 1941 में हुई थी। ठीक है। और अभी जो जीता है, अभी जो संस्करण हुआ है वो कैमा संस्करण हुआ? 78वां संस्करण हुआ है। और इसे न जीता है, किसने जीता है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल इसे 33वीं बार जीता है। कितनी बार? 33वीं बार जीता है। इस बार उसने किसको हराया है? केरल को हराया है। ठीक है। पश्चिम बंगाल 33वीं बार संतोष ट्रॉफी को जीता है, केरल को हराकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन अंडर 17 काफी न्यूज में रहा है, गर्ल्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो वो एक भारतीय है जिनका नाम है अनाहत सिंह। ठीक है ना। और ये अंडर 17 में जीती है भारत की अनाहत सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है। ठीक है। उनका नाम क्या है? अंकिता रैना। नाम क्या है उनका? अंकिता रैना। ठीक है। चलिए, पुरुष और महिला इंडियन ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब। ठीक है। बैडमिंटन का भारत का सबसे बड़ा खिताब है, वो किसने जीता है?
देखिए इसमें सारे विदेशी ने जीता है। एक है डेनमार्क के विक्टर एक्सलेशन और थाईलैंड की महिला जो है एन से यंग। थाईलैंड के नाम क्या है? एन से एंग। और पुरुष में क्या है? ये पुरुष है और ये महिला थाईलैंड की और ये डेनमार्क है। दोनों ने पुरुष और महिला में सिंगल खिताब जीता है। महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए इसका आयोजन आपको किया गया है कहाँ पर? रांची में। ठीक है, कहाँ आयोजन किया गया है इसका? रांची में। ये महिलाओं का हिंदी हॉकी इंडिया लीग है। ठीक है, 2025 में किस खेल टूर्नामेंट का आयोजन भारत में होगा? देखिए 2025 में जो आयोजन की बात कर रहा है, यह आयोजन किया जाएगा IPL इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन इस बार भारत में किया जाएगा। इससे पहले इसका आयोजन UAE में किया गया था। ठीक है, UAE में किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2025 में किस नए बैंक को लाइसेंस दिया है? ठीक है, तो ये लाइसेंस जो दिया गया है वो दिया गया है आपको 4 है। HDFC पहले से है, फेडरल भी पहले से है, ICICI भी पहले से है। नया बैंक कौन है आपका? डिजिट बैंक। कौन सा बैंक है आपका? डिजिट बैंक। इसके बारे में थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। डिजिट एक नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो बैंकिंग, बचत, निवेश और बजट उपकरण प्रदान करती है। ठीक है, डिजिट उपयोगकर्ताओं को पैसा बचाने, उसके वित्त प्रबंधन करने में मदद करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कहते हैं, उसका यह प्रयोग करता है। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। ठीक है, कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस तकनीक का उपयोग करके वित्तीय धोखाधड़ी का रोकने पर की घोषणा की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी हुआ है। उसका नाम है ब्लॉकचेन। क्या नाम है उसका? ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ब्लॉकचेन एक वित्त रहित डाटाबेस है जो कंप्यूटर नेटवर्क पर साझा किया जाता है। ठीक है, यह लेन देन को सुरक्षित बनाने, डिजिटल प्रारूप में जानकारी संग्रहित करता है। ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल व्यावसायिक नेटवर्क में पारदर्शी सूचना साझा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये ब्लॉकचेन है। ये वित्त रहित डाटाबेस सिस्टम है जिसका प्रयोग कर रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी रोकने की घोषणा की थी। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? देखिए ये जो जुर्माना आपको लगाया है किस बैंक पर? कैनरा बैंक पर। ठीक है, इसके साथ साथ और भी बैंक ऑफ इंडिया पर भी है। तो कैनरा बैंक पर कितना? 1.63 करोड़ का जुर्माना लगाया है मौद्रिक लेन देन में गड़बड़ी को लेकर। सेबी किस उद्देश्य से वेन लिस्टेड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना बना रही है? ये इकोनॉमिक्स का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। SSC BPSC में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसका सही ऑप्शन है ग्रे मार्केट गतिविधि को रोकने के लिए। अब ग्रे मार्केट है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ग्रे मार्केट कारोबार फोन पर होता है। ठीक है, कोई लिखित नहीं, बस फोन पर ही किया जाता है। ग्रे मार्केट में कारोबार का निपटान ज्यादातर नकदी में होता है। ठीक है, ग्रे मार्केट में लेन देन क्रेता जो बेचते हैं, खरीदते हैं, और विक्रेता बेचते हैं, आपसी विश्वास पर निर्भर रहता है। इसका कोई खाता बही नहीं होता। ग्रे मार्केट में कोई आधिकारिक या पंजीकृत डीलर शामिल नहीं होता, मतलब बड़बड़ी सब काम होते हैं। ग्रे मार्केट में लेन देन में औपचारिक अनुबंध शामिल नहीं होते। ठीक है ना, जब कोई स्टॉक बाजार से ट्रेडिंग के लिए निलंबित कर दिया जाता है, धोखाधड़ी करना के उसे बाहर कर दिया स्टॉक शेयर से, उसका कारोबार ग्रे मार्केट में होता है। जब कोई प्रतिभूतियां आधिकारिक ट्रेडिंग शुरू होने से पहले खरीदी या बेची जाती है, तब उनका कारोबार ग्रे मार्केट में होता है। मतलब कह सकते हैं कि शेयर बाजार का जो भी ब्लैक वर्क होता है उसी को हम ग्रे मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, RBI ने विदेश में किसके लिए रुपये खातों की अनुमति दी है? तो विदेश में जो हमारे NRI है उनको खाते ओपनिंग करने के लिए सुविधा प्रदान किया RBI। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कृषि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अगले वित्त वर्ष 2025 में भारत के GDP वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया है? ठीक है, तो ये अनुमान है 6.7। अब बात आती है कि कृषि क्या है।
ठीक है। ये क्रिसिल एक इंडियन संघ जिसको बोल सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ये क्रिसिल जो है भारत में वित्तीय व्यापार और उसके वृद्धि का अनुमान लगाता है। ठीक है ना, तो ये कितना अनुमान लगा है? 6.7%। किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 रिपोर्ट जारी की है? तो ये आपको जारी किया गया है किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क है। स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, इसीलिए 24 अक्टूबर का संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। किस देश ने हाल ही में अपने नए डिजिटल मुद्रा ई क्राउन का परीक्षण शुरू किया है? ठीक है, ये एक बिटकॉइन है। ये शुरुआत किया गया है किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा। किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा है। भारत का रैंक क्या है? मतलब विश्व में सबसे पावरफुल सैन्य क्षमता की बात करें, अगर पहला स्थान की बात करें तो यूएसए है, दूसरा स्थान की बात करें तो रूस है, तीसरा स्थान की बात करें तो चीन है। भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है। ठीक है, अगर बात करें पाकिस्तान को कौन सा है? पहले 9वें स्थान पर था, अब कितने स्थान पर? 12वें स्थान पर है। और सबसे नीचे कौन सा है? भूटान, जिनका स्थान है 145। तो भारत कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, मतलब भविष्य में जो श्रमिक होंगे स्किल्ड, उसमें फ्यूचर ऑफ वर्क्स कैटेगरी में भारत का रैंक कौन सा है? तो इसमें भारत का रैंक कौन सा है? तो इसमें है भारत का रैंक दूसरा है। मतलब प्रशिक्षित सबसे ज़्यादा जो श्रमिक होंगे आने वाले वर्षों में, उसमें भारत का स्थान दूसरा है। हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया है? ठीक है, तो सबसे प्रदूषित घोषित किया है किसका? हनोई को। हनोई क्या है? ये वियतनाम की राजधानी हनोई है। ठीक है, इसके साथ साथ नई दिल्ली को भी सबसे प्रदूषित शहरों में प्रमुखता से रखा गया है। अगला क्वेश्चन, 2025 में कौन सा राज्य ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में पहला स्थान हासिल किया है? ठीक है, स्वच्छता में। तो अगर स्वच्छ राज्य की बात करें तो सबसे स्वच्छ राज्य कौन है? गुजरात। लेकिन अगर स्वच्छ जिला की अगर बात करें तो वो क्या है? मध्य प्रदेश का इंदौर। याद रखिएगा, जिला में इंदौर और राज्य में कौन सा है? गुजरात। किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी किया है? ठीक है, वैश्विक रिपोर्ट 2025 जारी किया है। तो वो जारी किया है कितना, किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, और ये पहली बार कब जारी किया गया था? 2006 से इसकी शुरुआत हो रही है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि इसका उद्देश्य है कि दुनिया भर में जो व्यापार और निवेश के माहौल को आकलन करना है कि किस देश में कितना व्यापार किया है और किस देश में कितनी निवेश हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिजनेस रेडी बी रेडी किस संगठन का प्रमुख रिपोर्ट है? ठीक है, तो ये प्रमुख रिपोर्ट क्या है आपका? विश्व बैंक का। ठीक है ना, किसका है ये? विश्व बैंक का। बस इतना ही याद रखना है इसमें। कलारी पट्टू किस राज्य का पारंपरिक मार्शल आर्ट है? बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कलारी पट्टू किसका है? आपका केरल का। इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं कि कलारी पट्टू एक प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? केरल में हुई थी। इसे कलारी के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम युद्ध क्षेत्र के कलाओं का अभ्यास के रूप में भी कहा जाता है, जो पुराने समय से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि भारत की सबसे पुरानी जीवित मार्शल आर्ट है, जिसका इतिहास लगभग कितना है? 3000 वर्ष से भी पुराना है। इसका प्रयोग गुरिल्ला युद्ध के लिए किया जाता था। अगर तकनीक की बात करें तो इसमें प्रहार किया जाता है, लातें भांजी जाती है, हाथापाई किया जाता है, पूर्व निर्धारित रूप होता है, हथियार, उपचार विधियां और ध्यान सभी चीज इसके अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में परशुराम कुंभ मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है? याद रखिएगा, कुंभ मेला यूपी के प्रयागराज में हो रहा है 2025, और परशुराम कुंभ मेला कहाँ आयोजित हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ आयोजित हो रहा है आपको? अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हो रहा है। ठीक है, चलिए, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है? ठीक है,
कोकबोरोक दिवस। देखिए एक कोकबोरोक दिवस जो मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जा रहा है, वो आपको त्रिपुरा में मनाया जाता है। अब ये कोकबोरोक दिवस है क्या, उसको आप समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि कोकबोरोक भाषा के विकास का जश्न मनाया जाता है। कोकबोरोक दिवस एक भाषा है। 1979 में कोकबोरोक को त्रिपुरा का आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई। मतलब त्रिपुरा राजकीय भाषा कौन सी हो गई 1979 में, कोकबोरोक। ठीक है, कोकबोरोक दिवस हर वर्ष 19 जनवरी को मनाया जाता है। कोकबोरोक बोरोक जाति की मातृभाषा, जिसे त्रिपुरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा त्रिपुरा जो राज्य है वो त्रिपुरी माता के नाम पर रखी गई है। राधा मोहन ठाकुर कोकबोरोक लिखने वाले पहले व्यक्ति थे। 1900 में कोकबोरोक कमा व्याकरण प्रकाशित किया गया था। सुधनवा देव वर्मा, याद रखिएगा 1954 में पहली कोकबोरोक पत्रिका क्वांटम कैथोमा प्रकाशित किया था। ठीक है, तो कोकबोरोक मुख्य रूप से याद रखना है कहाँ की, त्रिपुरा राज्य की राजकीय भाषा है। ठीक है, 19 जनवरी को मनाया जाता है कोकबोरोक दिवस। पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? देखिए ये चौथा पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है और ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ आयोजित किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, हाल ही में विंटर कार्निवाल कहाँ शुरू किया हुआ है। ठीक है, विंटर मतलब ठंड के मौसम में जो महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ शुरू किया गया है, वो शुरू किया है कहाँ, मनाली में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी मनाली में किया गया है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने गंगा सागर मेला 2025 में तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने के लिए बंधन पहल शुरू किया गया है? देखिए गंगा सागर मेला जो है आयोजित किया गया है पश्चिम बंगाल में। कहाँ आयोजित किया गया है, पश्चिम बंगाल में, और उसी को आकर्षित करने के लिए बंधन पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, अब ये क्या, देखिए गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला एक हिंदू धार्मिक त्योहार है जो भारत के पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, सागर द्वीप पर यह मकर संक्रांति मतलब 14 जनवरी के आसपास है के दिन आयोजित किया जाता है। आमतौर पर कौन है ये, 14 जनवरी के आसपास होता है। तीर्थ यात्री गंगा नदी पवित्र में डुबकी लगाते हैं, सूर्य देव की आराध्य करते हैं, कपिला मंदिर में प्रार्थना करते हैं और दीप दान करते हैं, मतलब दीप जलाकर सागर में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो गंगा सागर कहाँ आयोजित किया जाता है, पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप। भारत के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल महोत्सव शुरुआत की जाती है? देखिए ये भी शुरुआत किया जाता है मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन, और ये कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपको गुजरात में। कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में। ठीक है, फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए फ्लेमिंगो महोत्सव है, देखिए ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, और ये 4 साल पर आती है, और ये कहाँ है, पुलिकट झील जो है, पुलिकट झील कौन है, नेलायपट्टू पक्षी अभ्यारण्य है, जहां पर 200 से ज्यादा प्रजाति के पक्षी विहार करने आते हैं। उसी के उपलक्ष्य में फ्लेमिंगो महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, नाम क्या है, नेलायपट्टू, नाम क्या है, नेलायपट्टू, याद रखिएगा नेलायपट्टू पक्षी अभ्यारण्य है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पुलिकट झील के समीप। गान नगाई 2025 महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गान नगाई। ठीक है, तो देखिए गान नगाई जो महोत्सव है ये आयोजित किया जाता है कहाँ पर, मणिपुर में। कहाँ आयोजित किया जाता है, मणिपुर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये कौन सी जनजाति आयोजित करती है, ये जेलियान ग्रेन जनजाति का नाम क्या है, जेलियान ग्रेन। जेलियान ग्रेन जनजाति है जो मणिपुर में निवास करती है। इसके द्वारा गान नगाई 2025 महोत्सव मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है, ये फसल उपरांत उत्सव है। ठीक है, 12 जनवरी से शुरू होता है, फसल जब उपज हो जाते हैं कटाई के समय इसको मनाया जाता है। कनुमा उत्सव दक्षिण भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो ये कनुआ उत्सव जो हैप्पी कनुआ देख रहे हैं, ये हमारे गाय फल सब्जी दूध के उत्पादन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसके यहाँ पर, तेलंगाना राज्य में। ठीक है, राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का मेजबान कौन सा राज्य रहा है? ठीक है,
तो राष्ट्रीय जो सरस मेला है, सरस मेला मुख्य रूप से हस्त निर्मित वस्तुओं के प्रदर्शन के लिए किया जाता है और ये कहाँ लगाया गया है, मेजबान को देश कौन है, केरल। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय सरस मेला 20 से 31 जनवरी तक केरल के चंगनूर नगर पालिका स्टेडियम में आयोजित किया गया। कुटुंब श्री मिशन द्वारा आयोजित यह मेला एकीकृत मंच में ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देती है। इस मेले में 28 राज्यों के 300 स्टॉल है जो हस्त निर्मित वस्तुओं, आभूषणों, वस्त्रों और घरेलू सजावटों का प्रदर्शन करती है। ठीक है, तो चंगन्नूर में, केरल के चंगन्नूर में इसका आयोजन किया गया। विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ शुरू हुआ है? देखिए, ये थोड़ा चर्चा में रहा है कि यहीं पर प्रधानमंत्री ने चादर चढ़ाए थे और ये कहाँ हुआ? अजमेर में, राजस्थान राज्य के अजमेर में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी संत थे जिसका मजार कहाँ है? अजमेर शहर में। इनका जन्म 1143 ईस्वी के पर्सिया के सिस्तान क्षेत्र में हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह खादिम इसके पूर्वक वंशज है, खादिम को इसका वंशज कहा जाता है। चिश्तिया सूफी संप्रदाय के लोग मोहम्मद तक अली के जरिए ज्ञान की आध्यात्मिक श्रृंखला मानते हैं। इसको गरीब नवाज भी बोला जाता है, किसके द्वारा? लोगों के द्वारा दिया गया था। अजमेर में मजहबी प्रचार के लिए चिश्ती तरीका अपनाया गया था। ये तरीका क्या है? अल्लाह गान करके गायन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसमें कव्वाली गाई जाती है, समाख्यानी होता है, उपन्यासों के द्वारा लोगों को अल्लाह के बारे में बताना और मुक्ति मार्ग दर्शन करवाने के माध्यम से इस्लाम का प्रचार करना है। ठीक है, तमु लोहासार पर्व किस देश में मनाया जाता है? ये महत्वपूर्ण है। ये भारत के पड़ोसी देश 14 जनवरी से इसका आयोजन करते हैं। ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है? ये म्यांमार में मनाया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तमु लोसर गुरुंग लोगों को द्वारा मनाया जाने वाला एक नया साल का त्यौहार है। ठीक है, यह नेपाली कैलेंडर के अनुसार हर 15वें पौष दिसंबर जनवरी को मनाया जाता है। इसे सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। तमांग और शेरपा जैसे अन्य जनजातीय समूहों द्वारा मनाए जाने वाले लोसर की तरह गुरुंग वर्षों के 12 चक्रों में विभाजित करते हैं जिन्हें लोहकोर के रूप में जाना जाता है। इसमें प्रत्येक चक्र में एक अलग जानवर को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसकी हम जाने के तमु लोसर जो है कहाँ मनाया जाता है? म्यांमार में। एशिया के किस देश में 14 जनवरी से 20 जनवरी तक एक सप्ताह का माघी वर्ष पर्व आयोजित होता है? देखिए, भारत में 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है और नेपाल में इसी का नाम है माघे संक्रांति को। हार्दिक शुभकामना। माघे संक्रांति को बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर हम मकर संक्रांति बोलते हैं। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो एशिया 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, देखिए, इसका जो संस्करण का आयोजन किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है? बेंगलुरु में। ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु में एयर शो का आयोजन किया जा रहा है 2025 का। कितने एथलीटों को खेल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो खेल रत्न जो पुरस्कार है, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, वो इस बार कितने व्यक्ति को दिया जा रहा है? 4 व्यक्ति को। अब कौन कौन सा, ऐसा समझिए। इसके बारे में जानते हैं। खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। यह पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और टीमों को दी जाती है। इस पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी जाना जाता है। यह पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 1991-92 में हुई थी। इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले था। 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इसमें विजेताओं को एक पदक, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपये नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। इस बार जो दिया गया है वो शतरंज के खिलाड़ी डी गुकेश, हॉकी के खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह, पैरा एथलीट्स के प्रवीण कुमार और निशानेबाजी मनु भाकर को प्रदान किया गया। 4 व्यक्ति को प्रदान किया गया इस बार। ठीक है,
CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ये पुरस्कार जो दिया गया है किसके द्वारा? सिंगापुर। किसके द्वारा दिया गया है? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर के द्वारा। चलिए, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 जो लमसम 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर में किया गया, किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है सैयद अनवर खुर्शीद को। किसे सम्मानित किया गया है? सैयद अनवर खुर्शीद को। आगे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को वैश्विक नवाचार पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ये भारतीय वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है डॉक्टर राधा अय्यर। क्या नाम है इनका? डॉक्टर राधा अय्यर। ठीक है, हाल ही में RK श्रीकांत ट्रस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? तो ये इनका नाम है TV गोपाल कृष्णन। क्या नाम है इनका? TV गोपाल कृष्णन। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जो अमेरिका में नागरिक सम्मान है, जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान बोलते हैं, किसे सम्मानित किया गया? यह हाल ही में चर्चा रहा है, जिनका नाम जॉर्ज सोरोस है, जिसने भारतीय चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया था, उनका नाम है जॉर्ज सोरोस। इन्हें फ्रीडम मेडल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, किस संस्था को 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित करने वाले का नाम है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, जिसको इनकोइस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। इसका मकसद समुद्र से जुड़ी जानकारी और सलाहकार सेवाएं प्रदान करना है। इसका मेन जो काम है, यह संगठन समुद्र से जुड़ी जानकारी, सलाहकार सेवाएं, मछुआरों, तेल अन्वेषण, मतलब कहाँ तेल खनन हो सकता है, उद्योगों, समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को देती है। ठीक है, यह संगठन समुद्र से जुड़ी जानकारी और सलाहकार सेवाएं हिंद महासागर से जुड़े देशों को भी प्रदान करती है, मतलब अपने देशों को प्रदान करती है, और जो इससे जुड़े हैं पड़ोसी देश उनको भी प्रदान करती है। भारत के किन दो स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया? ठीक है, 2 स्थल है। देखिए, UN ने लगभग विश्व के 7500 स्मारक को सूचित किया है, जिसमें भारत का है मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियां, जो पास्ट में है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मूसी नदी के किनारे बनी ऐतिहासिक इमारतों में तेलंगाना का हाई कोर्ट, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, उस्मानिया जनरल अस्पताल, सिटी कॉलेज और पूर्व ब्रिटिश रेसिडेंशियल शामिल है। मतलब मूसी नदी के किनारे इतने जो इमारत है उसको सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र ने शामिल किया। इस इमारतों को उनके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प महत्व के लिए जाना जाता है। यह नदी जो है दक्कन पठार में बहती है। नदी विकाराबाद के अनंतगिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, मूसी नदी विकाराबाद के अनंतगिरी पहाड़ी से निकलती है मूसी नदी, और इसके जो साइड में नदी के किनारे जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उसके वास्तुकला को सम्मिलित किया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। दूसरा, हमीरसर झील प्रणाली एक ऐतिहासिक जल प्रबंधन नेटवर्क है, जिसने कभी पानी की कमी वाले क्षेत्र में आत्मनिर्भर सुनिश्चित की थी। ठीक है, भुज जो गुजरात में है, भुज और उसके लोगों के लिए अभिन्न अंग बनी हुई है। इसकी उपेक्षा जल सुरक्षा और जैव विविधता को खतरे में डालती है। इसके महत्व को मान्यता देते हुए जल शक्ति मंत्रालय ने 2022 में देश की 75वीं वर्षगांठ के पूर्व संध्या पर हमीरसर झील को भारत के 75 जल विरासत स्थल में एक के रूप में नामित किया है। ठीक है, तो दोनों महत्वपूर्ण है, मूसा नदी और यहाँ पर एक हमीरसर झील के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर ने वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत टैग से सम्मानित किया है? देखिए, इस तेल का नाम है निकोबार। ठीक है ना, GI टैग मिला है निकोबार का। ये एक हस्त निर्मित है जो नारियल से तेल निकालकर हाथों से इसको बनाते हैं। ठीक है,
हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल किस राज्य में स्थित है? देखिए ये जो है आपको स्थित है उड़ीसा में, ठीक है ना, उड़ीसा में, और ये लगभग 1200 साल पुराना बुद्ध स्थल है, ठीक है ना, जो हाल ही में मिला। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जाजपुर जिले के ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल में नए सिरे से खुदाई के दौरान महत्वपूर्ण बौद्ध अवशेषों को खोजा है। यह ओडिशा के भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह स्थल विरूपा और ब्राह्मणी नदियों के बीच एक पहाड़ी पर स्थित है और ये उड़ीसा का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्थल भी है। ये कहाँ है? उड़ीसा के जाजपुर जिले में, याद रखिएगा, उड़ीसा के जाजपुर जिले में। शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो शिकारी देवी जो स्थित है वो कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि भारत सरकार ने शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य के आसपास क्षेत्रों को शहरीकरण और विकास से बचाने के लिए पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित किया, मतलब इन्वायरमेंटल सेंसिटिव जोन के रूप में नामित किया है कि बाहरी आक्रामक मतलब शहरीकरण इसमें प्रवेश ना कर सके। यह अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हिमालय के तलहटी में स्थित है। 1800 से 3400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो देवदार के जंगलों से लेकर अल्पाइन घास, जो काफी महत्वपूर्ण है प्रकृति के लिए, मैदान के बदलाव को दर्शाती है। अभ्यारण्य के नाम देवी शिकारी देवी के नाम पर रखा गया। ये एक मंदिर है, इन्हीं के नाम पर शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य रखा गया। हाल ही में किस संस्था ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया? बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो विकसित किया गया है, ये किया गया आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जहरीले प्रदूषकों को खाकर आवश्यक पोषक तत्व पैदा करते हैं, मतलब खराब चीज खा लेते हैं, बढ़िया चीज उत्पादित करते हैं। ये बैक्टीरिया हानिकारक पदार्थों को नष्ट करते हैं, पौधों के विकास हार्मोन को बढ़ाते हैं, हानिकारक कवक को रोकते हैं और पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करते हैं। यह नवाचार रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करता है, मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरक को बढ़ा सकता है। मुख्य रूप से स्यूडोमोनास और एसिटिनोबैक्टर प्रजाति के बैक्टीरिया को अत्यधिक जहरीले वातावरण और दूषित मिट्टी से अलग कर देते हैं। कहने का मतलब प्रदूषण को कम कर अच्छे चीज का उत्पादन करता है। ऐसे बैक्टीरिया का उत्पादन किया गया आईआईटी बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इंद्रावती उद्यान की अगर बात करें तो ये आपको है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इंद्रावती उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और ये महत्वपूर्ण क्यों है, चर्चा में क्यों रहा था कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर स्थित इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 महिलाओं समेत 5 माओवादी मारे गए थे। देखिए कोई भी अभ्यारण्य इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसमें कुछ घटनाएं घटती है। तो उसी तरह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ के बीजापुर में। अब इस अभ्यारण्य के बारे में जानिए कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1983 में एक बाघ अभ्यारण्य से घोषित किया गया था। इस उद्यान का नाम इंद्रावती नदी के नाम पर रखा गया। ठीक है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है तो नाम क्या है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बीजापुर, छत्तीसगढ़ में। हाल ही में खबरों में रहा डिएगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डिएगो गार्सिया इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये पहले ब्रिटिश साम्राज्य में था, बाद में यूएसए को मिलिट्री के लिए दिया गया। ठीक है, और ये कहाँ है आपका? हिंद महासागर में। कहाँ पर स्थित है ये आपको? हिंद महासागर में। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र, इसको बायोट में डिएगो गार्सिया के पास समुद्री सीमा पार करने के लिए तमिलनाडु के 15 मछुआरों को हिरासत में लिया गया था। यही महत्वपूर्ण है, भारतीय मछुआरे हैं, तमिलनाडु राज्य से 15 मछुआरों को पकड़ लिया गया था। अब इसके बारे में जाने कि डिएगो गार्सिया एक कोरल एटोल है जो मध्य हिंद महासागर के चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा और सबसे दक्षिणी द्वीप है।
ब्रिटेन ने 1966 में डिएगो गार्सिया को सैन्य अड्डे के लिए अमेरिका को पट्टे पर दिया था, जिससे वहां के निवासियों को विस्थापित कर दिया, मतलब वहां से हटा दिया। अब केवल यूनाइटेड स्टेट का मिलिट्री बेस है। ठीक है। किस संगठन ने क्वांटम प्रोसेसर विलो को लॉन्च किया है? ठीक है, तो विलो को लॉन्च करने वाले का नाम क्या है? उनका नाम है गूगल। गूगल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। किस संस्थान ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित किया है? ठीक है ना। देखिए, ये विकसित किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है इसीलिए कि देखिए इसमें क्या है। आईआईटी बॉम्बे ने दर्द रहित दवा के लिए शॉक वेव आधारित सुई रहित सिरिंज विकसित किया है। ठीक है, मतलब आपको सुई लगेगा तो आपको दर्द नहीं होगा, जिससे त्वचा में होने वाले नुकसान और संक्रमण जोखिम को कम कर देता है। अब सिरिंज करता क्या है? सिरिंज उच्च ऊर्जा शॉक वेव का प्रयोग करता है और तरल दवा को माइक्रोजेट बनाता है, मतलब आपके शरीर में प्रवाहित करता है। ठीक है, और सुई बिना त्वचा में प्रवेश किए हुए काम करता है। इसमें ड्राइवर संचालित अनुभाग और दवा धारक होता है, जो दबाव वाली नाइट्रोजन गैस द्वारा संचालित होती है। ठीक है, इसका परीक्षण किस पर किया गया था? चूहा पर किया गया था, जिसमें कम नुकसान पहुंचाने का परीक्षण किया गया था। इसमें महत्वपूर्ण क्या? इसमें केवल नोजल को हटाया जाता है, पूरी सिरिंज को नहीं हटाया जाता है, जिससे लागत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसका प्रयोग कहाँ किया जा रहा है? भारत के जो मिशन है इंद्रधनुष जैसे टीकाकरण अभियान को गति देगा और सुई से संबंधित संक्रमणों के जोखिमों को भी कम करेगा। जो सुई देने से संक्रमण होता है एक से दूसरे की ओर, वो उसको रोकने में सहायता करेगा। राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को किस भारतीय नेता की स्मृति में मनाया जाता है? देखिए, ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के स्मृति में। राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को। ठीक है, इनका महत्वपूर्ण वाक्य क्या है? उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इनकी महत्वपूर्ण वक्तव्य है स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, आगे विश्व हिंदी दिवस 2025 का विषय क्या था? ठीक है, तो विश्व हिंदी दिवस 2025 का विषय था एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज। क्या था? एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ ले कि विश्व हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। हिंदी के महत्व को वैश्विक स्तर को उजागर करने के लिए प्रत्येक 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार 2006 में मनाया गया था, जो 2075 में भारत के नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रतीक है। उसी का अनुयायी कह सकते हैं, प्रतिरूप। आगे 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी, प्रत्येक साल 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 25 का एक क्या था? एकता और संस्कृति गौरव का वैश्विक आवाज। ठीक है, अब कह रहे 14 सितंबर को भी मनाया जाने वाला राष्ट्रीय हिंदी दिवस 1949 में हिंदी को भारत के आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के प्रतीक है। मतलब 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हर वर्ष कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है कब? 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और ये मनाते कौन है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और विकास की शिक्षा की भूमिका को उजागर करने के लिए 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मना रहा है। ठीक है, इसे 3 दिसंबर 2018 को नाइजीरिया और 58 अन्य देशों के द्वारा सहलिखित संकल्प के माध्यम से घोषित किया गया था। मतलब शुरुआत 2018 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, अब विषय की बात करें तो 2024 में इसका विषय क्या है? एआई और शिक्षा स्वचालन की दुनिया में मानव एजेंसी का संरक्षण। मतलब कि मानवों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाएगा? एआई के द्वारा। ठीक है, अब यूनेस्को क्या करता है? यूनेस्को दुनिया भर में सुलभ उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की वकालत करने के लिए इस उत्सव का नेतृत्व करता है। ठीक है, तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को कौन सा मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र वर्ष के रूप में नहीं मनाया जा रहा है? ठीक है, देखिए शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया है जा रहा है, क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया ही जा रहा है, सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, ये तीनों इस साल का वर्ष मनाया जा रहा है। कौन नहीं मनाया जा रहा है? रैंडलेट्स और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये नहीं मनाया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। 15 जनवरी 2025 को भारतीय सेना दिवस कौन सी वर्षगांठ मना रही है? तो ये भारतीय सेना कौन सी वर्षगांठ मना रही है? 77वीं। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है और ये कायमी है 77वीं। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का थीम क्या है? ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान का थीम है सतत विकास के लिए विज्ञान। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम क्या है? सतत विकास के लिए विज्ञान। और सबसे अंतिम क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेज पुस्तक का विमोचन किसने किया? देखिए, ये विमोचन किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा। और शिक्षा मंत्री अवेलेबल थे, धर्मेंद्र प्रधान जी वहाँ पर उपस्थित थे। इसमें जम्मू कश्मीर के सांस्कृतिक विरासत जो है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये जनवरी महीना का पूरा क्वेश्चन 165 क्वेश्चन आपको दिया गया है पूरा डिटेल के साथ। इसे बार बार रिवाइज कीजिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।